कहा था अरे है कुंवर, उसने एक बार कहा था हम तुम्हारे हैं कुंवर। मुंह में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक, चांदनी चार कदम दो चली मीलों तक, जिंदगी यूं ही चल। मैंने आज फेसबुक पे पोस्ट भी किया है पुरानी गजल, और उसमें मैंने लिखा है कि जाने कोई किसी को कवि बना नहीं सकता, कवि जो है वो ईश्वर बनाता है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई ये कहे कि मैंने लिखा है तो ये सरासर झूठ है। अगर जो वास्तव में कविताएं हैं वो ऊपर से आती हैं, हम लोग तो केवल जैसे मेरी पंक्तियां हैं कि हम हर कारे द्वार तुम्हारे पाती लाए राम की, आए आकर ले जाए जो भी है जिसके नाम की। तो हम जा रहे हैं और कोई चिट्ठी आती है, वो जिसके नाम लिखी होती है उस तक पहुंच जाती है, तो फिर दुआ मिलता है। और अभी जस्ट अभी गीत पूरा भी नहीं हुआ है, 10-15 मिनट पहले, इससे ताजा रचना मेरे पास नहीं है। स्वागत सर आपका। नश्वर काया का रोना क्या, सबकी एक दिन मिट जानी है। नश्वर काया का रोना क्या, सबकी एक दिन मिट जानी है। कुछ अमर गीत यदि रच जाए, रह जाती यही निशानी है। कुछ अमर गीत यदि रच जाए, रह जाती यही निशानी है। इसलिए सजग नाविक बनकर, इसलिए सजग नाविक बनकर, गीतों की नैया खेता चल। यह दुनिया प्यार की भूखी है, तो प्यार के छींटे देता चल। इस नश्वर काया का रोना क्या, ये सबकी एक दिन मिट जानी है। कुछ अमर गीत यदि रच जाए, रह जाती यही निशानी है। इसलिए सजग नाविक बनकर, गीतों की नैया खेता चल। यह दुनिया प्यार की भूखी है, तो प्यार के छींटे देता चल। बहुत सुंदर। हमने दुनिया का दर्द सहा, तब जाकर के कुछ गीत बने। हमने दुनिया का दर्द सहा, तब जाकर के कुछ गीत बने। जिनकी पीड़ा को सहलाया, वो जीवन पथ पर नीत बने। हमने दुनिया का दर्द सहा, तब जाकर के कुछ गीत बने। जिनकी पीड़ा को सहलाया, वो जीवन पथ पर मीत बने। बाकी सब मिथ्या सपने हैं, बस गीत हमारे अपने हैं। बाकी सब मिथ्या सपने हैं, बस गीत हमारे अपने हैं। इन गीतों से हर पीड़ा को उपचार के छींटे देता चल। इन गीतों से हर पीड़ा को उपचार के छींटे देता चल। यह दुनिया प्यार की भूखी है, तो प्यार के छींटे देता चल। बहुत बहुत श्रद्धा सुमन नमन डॉक्टर साहब को और प्रगीत को, वंदना को बहुत बहुत आशीष किए लोग उनके जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद परंपरा का आप सबका। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने बहुत ही सुंदर आपने गीत तो प्रस्तुत किए, साथ में उनके आदरणीय डॉक्टर साहब के बारे में जो आपने अपने संस्मरण बताए वो बिल्कुल यादगार है। क्योंकि जैसे परिवार के सदस्य प्रगीत भैया हैं, भांगा जी हैं और ये कहते हैं वंदना जी है, ये तो परिवार सदस्य जिंदगी भर इनके साथ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जितने क्षण बिताए हैं वो पूरी जिंदगी के बराबर है, लगता है सालों साल उनके साथ बिताए हैं। तो इतना जुड़ाव, इतना अपनापन। सर पता है उन्नाव जाते थे हम लोग, उन्नाव के हैं दोनों लोग। तो जब भी कभी उन्नाव से उनकी ट्रेन निकलती थी, जैसे वो लखनऊ भी जा रहे हैं, तो भी वहां से तुरंत ट्रेन से फोन करते थे, मैं आपके गृहनगर से होकर आगे जा रहा हूँ कब सम्मेलन में।
और अभी कोरोना के बाद भी वो उन्नाव गए हैं। कोरोना के बाद जब वो सेकेंड वो शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा सा आना जाना, तो वहां से फोन किया और पता है हम लोगों को सब दिखाया स्टेज का, और हम कहाँ रुके हुए हैं, होटल का रूम कि देखिए आपके घर। हमने कहा सर हमें तो पता ही नहीं उन्नाव में ये होटल भी है। कहने के हाँ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इंतजाम इन लोगों ने किया है। तो बता मैंने यही दादा ने कभी भी थाली में से पहला कौर अपने मुंह में नहीं डाला, हमेशा थाली में से पहला कौर किसी भी कवि की जो बगल में उसको खिला के फिर उसके बाद खाते। हाँ सर, पूरे से हम लोग घर में होते तो सबको खिलाते थे, हमें भी, इन्हें भी, आंटी को भी, तब खुद खाते थे। वही वो सबको खिला के फिर खाते थे। अभी छोटी इतनी बातें हैं कि जिनको अगर जोड़ा जाए, जैसे जो जब भी सम्मेलन बताते होता था, हर कवि को शायद 10 रुपए देते थे, या कोई पुस्तक भेंट करे अपनी, जैसे हम लोग करते हैं भेंट, तो बिना 100 रुपए दिए लेते नहीं थे कि आप आज तक उन्होंने कोई किताब, किसी की किताब जो है वो धीरे से किताब कवर खोलते थे, उसका दाम देते थे, फिर ये था कि इसके कॉस्ट क्या होगी, तो नहीं प्रॉफिट तो कास्ट वो दे के उन्होंने कोई भी सिंगल किताब नहीं करी थी। और ऐसा भी हुआ कि हम लोग लगा कि बताया उनको बातचीत में कि तबीयत खराब है, थोड़ी परेशानी हो रही है, तो बैठो प्राणायाम सिखाते हैं। हम लोग को बैठ के पूरा घंटा भर देके पूरा अपने बेडरूम में प्राणायाम सिखाया। ऐसे करना, हालांकि कर नहीं पाते थे रोज की तरह से, लेकिन उन्होंने सिखाया पूरा अपना टाइम देके। गलती हमारी, हम नहीं कर पाए आगे से। और पाठ करके जब उतरते थे किसी भी गोष्ठी में या कहीं से मन से भी, तो पूछते थे कैसा पढ़ा, कुछ ठीक लगा। मतलब वो पूछ रहे हैं हमसे कि कैसा पढ़ा मैंने, कुछ ठीक लगा हम लोग को। तो ऐसे महान सरल व्यक्तित्व तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ जो मित्र जुड़े हुए हैं उनमें से मधु मधुबन जी अच्छे कमेंट कर रही हैं, और मित्रों से निवेदन है कि उस कमेंट करते रहें तो हमें नाम मालूम पड़ जाएंगे। और जैसा कि परंपरा की ये 15 अगस्त 2021 से परंपरा चल रही है कि इस काव्यपाठ के बीच में जो मित्र हमारे कमेंट करते हैं, जुड़ते हैं, उनमें से किसी एक को हम बुलाते हैं 3 मिनट का समय देकर, वो भी अपना कोई संस्मरण, अपना गीत, अपनी रचना कुछ पढ़ सकते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोग कमेंट करते रहें जिससे नाम आपके सामने आ जाए। तो अब मैं उसी गजल के 2 शेर और लेकर आदरणीय बीएल गौड़ साहब, जिनके साथ बहुत समय बिताया है, बड़े यादगार पल रहे हैं। तो मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, तो मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। और हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। क्या क्या सोच है, खिलौनों से हथियार का क्या मेल किया है, कमाल है भाई। तो इसी कमाल के शेर के साथ आगे बढ़ते हैं आदरणीय बीएल गौड़ साहब के साथ। अपने संस्मरण, उनकी रचना या अपनी रचना जो आपके मन में हो, कृपया हमसे साझा करें। आदरणीय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है गौड़ साहब, आपको प्रणाम, स्वागत है। इंदू जी, राज जी और दूसरे राज जी, राजेश जी, राज बैठे हुए हैं, सभी को मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा लगा कि आज इंदू जी ने, और वैसे मुझे याद था कि आज उनकी बरसी है, क्योंकि फेसबुक पे भी 2-1 मित्रों के वो आए थे, गाजियाबाद में कोई कार्यक्रम भी है। तो मुझे तो याद आता है 2003-04 का समय, जब मिसेज बामरा रहती थी राजनगर में, हमारे घर से थोड़ी दूर पर। तो मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था, तो इतने में रिक्शे पे बैठ के डॉक्टर कुंवर जो है वो आए। तो कहने लगे भाई साहब आप इन्हें जानते हैं, डॉक्टर कुंवर बेचैन है। मैं उठा, मैंने नमस्कार किया। मैंने कहा मैं तो इन्हें 1970-72 से जानता हूँ। अब वो मेरा मुंह देखने लगे कि आप, मैं कभी मिला ही नहीं हूँ आपसे। मैंने कहा जी आप मुझे नहीं मिले, लेकिन मेरी तो जीवन की इच्छा थी कि मैं कभी आपके दर्शन कर सकूं। 1970 में मैं मध्य प्रदेश के जंगलों में रेलवे में सर्वे कर रहा था, तो वहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तान में आपकी एक गजल छपी थी, वो मुझे याद है और इस डायरी में मेरे पास है। तो वो इतने ज्यादा भावुक हो गए कि मेरे वहाँ सामने बैठे थे, उठ के मेरे बगल में आ गए। तो फिर बामरा जी ने कहा कि भाई साहब भी कुछ लिखते हैं। तो बाई चांस वो फाइल मेरी गाड़ी में पड़ी थी, और उसमें ऐसे ही 20-22 कविताएं इधर उधर की बेकार सी में लिखता रहता था। वो उन्होंने देखी, अरे इतनी अच्छी कविताएं, आप इन्हें छपाते क्यों नहीं है? मैंने कहा जी कभी ऐसा सोचा नहीं, 2005 की बात है ये। उसके बाद तो उन्होंने वहीं से फोन किया अनिल असीम को, वो उनके शिष्य थे, और उन्होंने कहा कि सर मैं आ तो नहीं अभी पाऊंगा, मैं खाना खा रहा हूँ, और मेरे लायक जो काम हो मुझे बता देना। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने अनिल जी को फोन किया, अनिल जी आए, और 2005 में उनके प्रयास से, उनके आशीर्वाद से
बल्कि उसका प्राकथन उन्हीं का लिखा हुआ है। मेरी 4 किताबों के ऊपर भूमिका उन्हीं की है। जी। और पता नहीं क्यों मुझे बड़ा भाई मानते थे। मतलब मैं इतना शर्मिंदा होता था, मेरी किताब का लोकार्पण मंच पर आए और लोग बैठे हैं, राही बैठे हैं और दुनिया भर, और आते ही पैर छू लिए। मैं इतना शर्मिंदा होता था, उन्हें अकेले में समझाता था, ये क्या करते हो आप, कि नहीं मैंने आपको बड़ा मान लिया। और मैं घर पर गया, घर पर ये वो उनकी पत्नी भी और वो भी दोनों लग जाते कि वो चाय लाओ, फलाना लाओ। मैं बहुत मना करता, वो उसमें उतर करके हम देखते चारों तरफ ट्रॉफी ट्रॉफी, किताबें किताबें। तो मैंने कहा मैं तो आपसे आज गजल सीखने आया हूँ। तो वो रजिस्टर लिया मुझे और उस पर अपनी गजल लिखी कि इसको लघु कहते हैं, इसको दीर्घ कहते हैं। लेकिन ये बंदा लाख सिर पटक के मर गया, मुझे गजल लिखनी नहीं आई। मैं अपने गीत में और अपने मुख छंद में, अपनी गीत में और कविताओं में ही रमा रहा। वो अक्सर पूछते थे लिखते क्यों नहीं हूँ, मैंने एक गजल सुनाई लिख करके उन्हें। कहने इससे अच्छी गजल तो मैंने सुनी नहीं। मैंने 2 पंक्तियां ऐसे ही लिखा कि आशियाना अगर तेरा मंदिर या मस्जिद में है तो मेरा आन पाना भी मेरी जिद में है। कहने की इतनी अच्छी गजल आप लिख रहे हैं और फिर कहते हैं लिखते नहीं है। फिर मैंने 3-4 गजलें लिखी और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट की, करेक्शन भी किया उसमें कि हाँ एक मात्रा लघु कम हो रही है, यहाँ ज्यादा हो रही है। और फिर मैंने वो प्रयास 5-7 गजलें लिख करके आज भी पड़ी है मेरे पास, वो छोड़नी। फिर मैं दिल्ली आ गया, उनसे थोड़ा सा मिलना कम हो गया, लेकिन अक्सर हम कहीं ना कहीं मिल जाते थे। तो आज जब इंदु जी का फोन आया तो मैंने कहा यार एक ऐसे व्यक्ति की आज पहली बरसी है कि जो मुझे बड़ा मानते थे, लेकिन मैं उनको गुरु मानता था। मैं उनसे अपने से बड़ा मानता था। और मैं कहता था कि मेरी उम्र से क्या लेते हैं आप, अरे जौ बड़ा होता है, जौ की जात तो बड़ी नहीं होती, जात तो गेहूं की बड़ी होती है। तो मैंने कहा आप गेहूं है, मैं जौ हूँ। तो बहुत हंसते थे इस बात के ऊपर। तो जब इंदु जी का फोन आया तो मैंने बैठे बैठे 2 शब्द लिखे, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत है गौतम, स्वागत। कि भले ही मौत संग ले जाए उनको, भले ही मौत संग ले जाए उनको, पर वे राज हमारे दिल पे करते हैं। और यूं तो सब लिखते हैं गीत गजल दोहे, पर हम नाज उन्हीं पर करते हैं, पर हम नाज उन्हीं पर करते हैं। ये पंक्तियां थी। और उसके साथ ही मुझे कुछ अपनी पंक्ति में भी उनका एक संदर्भ है वो याद आ गया, उनके ऊपर आज लागू होता है। मेरा एक गीत है कि मैं सागर का नीर निहारूं या तेरी तस्वीर, यह सब मन का बहलावा है, नहीं घटेगी पीर। आप लोग उन्हें जब तक हम आप सब लोग जिएंगे उन्हें याद करते रहेंगे, क्यों उन्होंने इतना प्यार दिया है। इसी की कुछ पंक्तियां हैं। आप देखते होंगे हमारे घर में 2 तरह की एल्बम होती हैं। एक हमारी मेज पे पड़ी है कि ये मेरा बेटा है, ये कनाडा में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये मेरा पोता है। और एक वो होती हैं तस्वीरें हमारे घर में, दूसरी जो दीवार पे लगी रहती। तो वहां मैंने ये लिखा है उन दीवारों पर लगी हुई तस्वीरों को देखकर कि दीवारों पर सजे हुए ये माला पहने लो, और छोड़ गए रेखाएं अपनी और रुदन कारो, छोड़ गए रेखाएं अपनी और रुदन कारो। क्या उनको भी लगता होगा कभी विरह का तीर, मैं सागर का नीर निहारूं या तेरी तस्वीर, सब मन का बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, नहीं घटेगी पीर। तो डॉक्टर कुंवर चले गए हमारे बीच में से, लेकिन उनकी यादें, उनकी कविताएं, उनके गीत और उनकी गजलें वो आपके पास मेरे पास, इनके राजेंद्र राज जी के, इनके निगम के दूसरे जो है राज, उनके पास, सबके पास है। और उनको चाहने वाले कितने हैं इसकी संख्या का अभी कुछ पता नहीं है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही सर। जिस शहर में कविता पाठ के लिए गए हैं वहां उनके लोग दीवाने हो गए। सर विश्व भर में उनको चाहने वाले लोग हैं। हाँ, अब ये प्रगीत हैं, भावना है, ये वंदना जी हैं, सब लोग उन्हें विशेष प्यार करते हैं। बल्कि मुझे याद आई, मैं प्रगीत का नाम भूल रहा था, आज मैं इनसे कहा, मैंने कहा मैं उनके सामने बैठा हुआ था, गाजियाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट थे वो।
जी। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि गौर साहब कल प्रगीत आ गया है कल। तो मैंने कहा अच्छा, ये तब उन्होंने नाम लिया। उस समय ये बाहर कहीं किसी कंट्री में, मुझे पता नहीं केन्या या कहाँ थे, मुझे मालूम नहीं है। तब उन्होंने प्रगीत की बात मुझसे कही और हम काफी देर बात करते रहे। फिर शायद कोई और आ गए, फिर मैं उनसे विदा लेके चला आया। इस समय भी वीना मित्तल ने बहुत कोशिश की। मैं जुड़ा हुआ था। डॉक्टर महेश शर्मा तो मेरे समझो कि बहुत नजदीकी मित्रों में है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तब भी बात हुई उनसे, और आज उनकी पीठ सुनती है महेश शर्मा की कि मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मंत्री रहा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए वो वहां तक गए, शमशान तक गए। मैंने सुना है, मैं नहीं गया था। मुझे पता है कि कोरोना के टाइम में भी वो वहां तक गए और सारे इंतजाम कराए उन्होंने। ये उन्हीं के प्रयास से उनका अंत समय थोड़ा सा संतोषजनक हो सका। उनका आज के दिन जो उनका इतना महत्वपूर्ण हमारा वो रहा, माना कि अशोक चक्रधर अंकल तो 15 दिन से लगातार हमारे साथ रात दिन थे ही, फोन पर और वीडियो के जरिए हम जुड़े हुए थे। लेकिन आज के दिन डॉक्टर महेश शर्मा जी इतना, उन्होंने सुबह सुबह पूरा हमें इतना हिम्मत दी। जिस समय ये सब कुछ हुआ तो लगातार हो रहा था प्रश्न कि कौन आएंगे परिवार से, क्या होगा, और हम ना तो संकोच में कह पा रहे थे। और फिर वो उन्होंने ये कहा कि बेटा प्रगीत आप चिंता मत करो, कोई आते हैं नहीं आते, मैं अकेला जाऊंगा। और उस समय हम फूट फूट कर लगभग रोने लग गए, क्योंकि वहाँ एक पड़ोस की दीदी थी और मेरा मित्र थे बचपन के बाल सखा, चाचा जी के बेटे, 3 जने थे। बोले 3 लोग हैं ये मेरे सामने खड़े हुए हैं, चौथा मैं हूँ, आप ये मत सोचो 4 जने नहीं है बेटा, मैं जाऊंगा। और फिर जब वो जा रहे थे तो जो हमारी एक वो पड़ोस की दीदी थी जिनको मैंने अथॉरिटी लेटर दिया हुआ था, वो बोली कि मैं अंकल को ऐसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा वो आजकल क्योंकि कोरोना की वजह से प्रोटोकॉल है कि वो भारतीय हिंदू रीति से नहीं हो पाएगा संस्कार। वो रोने लग गई कि नहीं, मैं इलेक्ट्रिक तरीके से नहीं होने दूंगी अंकल को। तो वो बोले डॉक्टर महेश शर्मा, प्रगीत बेटा आप समझाओ अपनी दीदी को, इनको जो है ये और वो जिद कर रही हैं। मैंने दीदी को समझाया, मैंने कहा दीदी अब इससे बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर नहीं टूट सकता, आप कृपया जैसा भी वो डॉक्टर महेश शर्मा कह रहे हैं वैसे कीजिएगा। और जब हम वहां पहुंचे हैं उस समय दीदी और हम लोग फूट फूट कर इतना रोए हैं। जब ऑनलाइन हमने देखा वहां डॉक्टर महेश शर्मा जी ने वो इलेक्ट्रिक ना होके हिंदू रीति वाला ही पूरा इंतजाम कराया। जब मैंने उनसे पूछा अंकल आप तो कह रहे थे, बोले नहीं मुझे समझ आ गया था इनका बिटिया का जो भी मन में चल रहा था, और रास्ते में ही मैंने प्रयत्न किया और शायद मैं सफल हो गया। तो आज का दिन केवल उन्हीं के कारण से वो सब कुछ हो पाया। आपने बिल्कुल सही कहा, ये डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व का चमत्कार था। ये देखिए लोग जी गौड़ साहब, बहुत सारे संस्मरण हैं। कितना मतलब मेरी एक एक किताब उनकी दी हुई मेरे पास है। मेरी एक लाइब्रेरी मेरे घर में है, एक ऑफिस में है। शायद निगम जी मेरे ऑफिस आए, उन्होंने देखी जी कई बार सर, कई बार। और उनकी कई किताबें मैंने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में भेजी हैं। अभी फिर तैयारी कर रहा हूँ करीब 100 किताबें फिर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में भेजने की, क्योंकि हर महीने 2-3 किताब आती हैं। कोई लिखता है डॉक्टर BL गौड़, कोई BL गौड़, कृपया आप इस पर कुछ लिखें। मैंने कहा भाई मैं कोई समीक्षक नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही सीधी भाषा में जो अच्छा लगता है वो लिख देता हूँ, अन्यथा मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ। तो ये सब यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, अक्सर हम लोग याद करते हैं। आपने इंदू जी ने और राज जी ने एक बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया है कि उनको इस बहाने हम वेबिनार पर याद कर रहे हैं, और ये भी एक बड़ा काम है। मैं आप दोनों को भी प्रणाम करता हूं और सभी जुड़ने वालों को। आप लोग बड़े हैं सर। याद होगा हम लोग घर में भी एक ऐसी अनौपचारिक सी किताब के अलावा भी गोष्ठी किया करते थे। जब आप होते थे, बेचैन सर होते थे और पराग जी होते थे, बस 3-4-5-6 लोग होते थे, कमलेश भट्ट कमल जी होते थे। आपके वो शास्त्री नगर वाले मकान में वहीं छोटे, मुझे याद है राज जी बाहर खड़े रहते थे कि आने वाले सब याद है जी। हाँ, तो बस बड़ा अच्छा लगता था, एकदम घर में हम लोग बैठते थे सब लोग। अभी आपने इंदु जी पराग जी का नाम लिया। जब मैं बता रहा हूँ कि दादा क्या मैं रात रुका था, तो सवेरे उन्होंने पूछा कि तुमको कोई जल्दी तो नहीं है? हमने कहा दिल्ली जाना है बेटे, क्या जल्दी क्या है? बोले फिर रात में चले जाना। हम लोग ठीक है रात में चले जाएंगे। तो शाम को फिर नीलाभ की गोष्ठी थी, तो उन्होंने पराग जी को फोन किया कि भाई मेरे पास ये आए हुए हैं राजेश राज, इनको लेकर आ। तो पहली बार मैं नीलाभ की गोष्ठी में गया। फिर वहाँ पे किताब की गोष्ठी में ही हम लोगों ने पहली बार आपको देखा था, आपसे मिले थे। जी
बेचैन सा हाँ। मिलवाया हम लोगों को सबको। जी हाँ, तो बहुत उनके तो इतनी यादें हैं, क्या इतनी याद की जाए। अब गीता आपकी गोष्ठी भी बंद हो गई थी, दोबारा शुरू हुई पिछले हफ्ते, हम लोग पिछले महीने अटेंड करके आए हम लोग गाजियाबाद में। आपने वही- फोन किया था मुझे। जी, तो ये यादें भी जुड़ी हुई हैं। निगम जी, मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, क्योंकि मिसेज का केस आपको पता नहीं ही नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं गौर अपनी साहब नमस्कार, मैं बहुत बहुत अपनी धन्यवाद। study में- इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। नमन आपको। उनके लिए शुभकामनाएं, जल्दी ठीक हो हाँ जाए। जल्दी से आंटी ठीक हो जाए, हम लोग आते हैं घर एक दिन। हाँ, जल्दी ठीक। तो ये संस्मरण का सिलसिला चल रहा है। परम आदरणीय गौड़ साहब ने अपनी यादें, उनसे जुड़ी हुई यादें, रचनाएं से साझा की हैं। और मुझे भी याद है कि एक बार डॉक्टर साहब अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो जब वापस आए थे तो टाई लेके आए थे। मुझे टाई उपहार में दी थी, वो टाई रखी भी, मतलब वो देख जुड़े रहते थे कि किसको क्या देकर हम खुश हो सकते हैं, कुछ ना कुछ छोटी से बड़ी चीज और पता है जो भी ये उनकी चीजें पसंद। भी बहुत लाए थे, लिपस्टिक और मस्कारा और पता नहीं क्या क्या, खुद ही कह रहे थे मुझे कुछ नहीं पता। आंटी से कहा एक डलिया में रखे थे वो छोटी सी टोकरी में छोटी सी, और कहा जो बेटा तुमको यूज करते हो ले लो। तो मैंने कहा मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है, मैंने लिपस्टिक ले ली। और ये उस कच्चे घर की कच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से टंगने से टकराती। टकराती है। उनकी टाई अभी भी दी हुई रखी है हमारे पास। ये गीत मैंने 35 साल 40 साल पहले सुना था, मेरे तो शुरुआती दौर में जो गीत थे उसमें से ये गीत था। जी 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 जी। मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई, दोनों की भूमिका डॉक्टर साहब ने लिखी है। और दूसरी पुस्तक के समय तो उनकी आंखों में बड़ी तकलीफ थी, तो डिक्टेट किया था। तो मैंने कहने लगे आप, हम लोग गुड़गांव आ गए थे, तो रेवाड़ी थे शायद, तो उन्होंने बुलाया कि आप गाजियाबाद आ जाओ, बैठ जाओ, मैं बोल दूंगा और आप लिख लो, क्योंकि हम लिख नहीं पाएंगे, आंखों में बड़ी तकलीफ हाँ, है। इन्होंने कहा हम छुट्टी लेके तो आते छुट्टी हैं लेके बस। वहां के सारे बैठे, 2-3 घंटे उन्होंने टाइम दिया, और वहीं खाना पीना खाया गया, उन्होंने सब बोला, मैंने लिखा, और उसके बाद वो भी भूमिका पूरी हो गई। तो ऐसे से यादें जुड़ी हुई हैं। तो 1-2 शेर और उनके साथ मैं आदरणीय ममता जी को आमंत्रित करता हूँ। ममता जी, भाई साहब आप आएंगे क्या? अभी आएंगे बाद में। अभी तक तो आए नहीं है। अच्छा ये 1-2 शेर के फुटकर कि बहुत ही मशहूर ये शेर है कि चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। क्या बात है, ऐसी क्या ये बात। ऐसी सोच है जो जब उन्होंने लिख दिया तो हम सोचते हैं हम क्यों नहीं लिख पाए। हम लोग सब सोचते हैं लेकिन लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कमाल के शेर की एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे राह पे चलते रहिए। तो इसी तरह हम चलते रहेंगे। उनकी जो भी मनोकामना थी, उनकी जो भी हमारे को दिशा निर्देश थे, जो भी उनकी शुभकामनाएं थी, उनका हम लोग पालन करेंगे और चलते हैं आदरणीय ममता किरण जी की ओर। ये अपनी जो भी आप उनके बारे में, उनके विषय में संस्मरण या जो भी बात कहना चाहें। स्वागत है ममता जी। स्वागत है आपका। जी ममता भाभी आपका बहुत बहुत। जी प्रगीत जी और वंदना, भावना जी और वंदना जी भी जुड़ने वाली हैं हाँ, शायद, जुड़ रही और है। इंदु जी और राजेंद्र जी और राजेश राज जी और गौर साहब को और राजेश राज जी को, और आप लोगों की बातें इतनी देर से जो कुछ हमने सुनी, और जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जो सुन रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि इस तरह से हम उनको याद कर रहे हैं। और यूं तो वो कहीं गए ही नहीं है हमारे बीच से, बिल्कुल अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, अपनी गजलों के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से वो हमेशा हमेशा हम सबके दिलों में राज करते रहेंगे, और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में वो राज करते रहेंगे। और इतनी सारी पंक्तियां हम सब ने अभी सुनी है, और कोई भी कवि सम्मेलन या कोई भी मुशायरा ऐसा नहीं होता है जहां पर उनकी पंक्तियों को कोट ना किया जाता हो, भले वो उपस्थित हो या ना हो। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को लोग चल रहे हैं एक पांव से, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कवि सम्मेलन और मुशायरों के लिए तो बिल्कुल ये मतलब मस्ट है कि ये जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई संचालक और या कोई कवि किसी ना किसी बहाने से इसको पढ़ेगा ही। जी तो पढ़ेगा ही, तो वो उनकी उपस्थिति इस तरह से दर्ज हो जाती है। और जितना कुछ उन्होंने लिखा है वो हम सबके जो हमारी जो रोजमर्रा का जो ये जीवन है, रोजमर्रा
रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, और उन सबको उन्होंने इतनी बातचीत की शैली में, इतनी आम भाषा में, जो कि कविता प्रेमी ना भी हो तो भी वो समझ जाता है और उसको अपने भीतर उतार लेता है, और उसको लगता है कि जैसे उसकी ही बात डॉक्टर साहब ने कह दी है। और बहुत मतलब इस बीच वंदना जी जुड़ गई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, जी। अभी बात हुई कि वो जो है मतलब पहला कॉल जो है वो नहीं, मतलब खुद नहीं खाते थे। वो हाँ। जो भी उनके साथ उस समय वहाँ उपस्थित कवि होते थे, वो पहले उनको खिलाते थे और तब वो स्वयं खाते थे। तो मुझे भी बहुत उस तरह से सौभाग्य मिला कि उनके हाथ से मैंने पहला कौर खाने का, जब मैं उनके साथ 2-3 कवि सम्मेलनों में साथ रही। इसी तरह से एक बार वहाँ इलाहाबाद हम लोग गए थे, और तो लौटते में तो उनके साथ ही आए थे, हमारी और उनकी ट्रेन एक ही थी। तो गाजियाबाद में वो उतर गए थे, और उसके पहले वो पूरी अपनी जो है ना तमाम सारी बातें अपने जीवन की बताते रहे, और बहुत अच्छी यात्रा रही। और वहां पर भी इलाहाबाद में भी उन्हीं के साथ ही जाना हुआ संगम में, और वो हनुमान मंदिर और वो सब, और बड़ी प्यारी प्यारी इन्होंने जो है ना इतने खुश होकर के, शायद वो नया नया कैमरा आया था उनके पास, और बड़े खुश होकर के उन्होंने मोबाइल से ले रहे थे, तो मैं उसको ना छोड़, मतलब नहीं करके उन्होंने कहा नहीं मैं खींचता हूँ अपने कैमरे से, और बड़ी प्यारी प्यारी फोटो खींची। और जैसे जो जो अर्घ देते हैं ना, तो जो पानी की एक एक बूंद जो गिरती है उसमें गंगा में, तो वो सब उन्होंने उसको कैद किया, और फिर बड़े खुश होकर के कहा कि देखो मैंने तुम्हारे कितने अच्छे चित्र खींचे। मैंने कहा डॉक्टर साहब भेजिएगा, अभी चित्र तो आपने खींचे हैं। तो बहरहाल एनीवे वो किसी तरह से उन्होंने बाद में मुझे वो किसी के माध्यम से, क्योंकि इतना शायद उनको नहीं आता था उस समय, तो वो मेल से उन्होंने मुझे वो चित्र भी सब भेजे, और कहीं न कहीं वो चित्र वाक़ई बहुत ही खूबसूरत, और मेरे लिए तो वो एक तोहफ़ा ही है उनका दिया हुआ, उनके हाथों द्वारा और उनके स्वयं के द्वारा चित्र जो खींचे उन्होंने, और वो सुरक्षित हैं। और मेरी किताब का जब विमोचन हुआ, तो जब पहली किताब मेरी जो कविताओं का था संग्रह, वृक्ष था हरा भरा, तो उस मौके पर भी वो आए, और बड़ा जो है ना लोगों ने किताब खरीद रहे थे और मेरे सिग्नेचर करा रहे थे। इतनी में जो है ना कानों में आवाज सुनाई, मैं घिरी हुई थी और लोगों से, इतने में कानों में आवाज सुनाई पड़ी, भाई थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान देंगी। तो देखा, मुंह उठाया तो देखा कि डॉक्टर साहब खड़े हुए किताब लेकर के ऑटोग्राफ मेरे लेने के लिए, कि इसमें अपने ऑटोग्राफ करिए तब मैं ये किताब। तो मतलब ये जो उनकी ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, ये मतलब इतनी विनम्रता, इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतनी मानवीयता, इतनी इंसानियत, कि मतलब मैं तो बिल्कुल अभी नई-नई हूँ, और मेरी पहला ही संग्रह है, और वो कह रहे हैं कि आप मुझे इसमें अपने ऑटोग्राफ दीजिए। तो ये कहीं मतलब सामने वाले को, जैसे अभी राजेश राज जी कह रहे थे कि कितना बड़ा बना देते थे वो सामने वाले को, और महसूस कराना उनका कि देखो मैं भी एक कवि हूँ, तो ये इनके जो व्यवहार की जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में व्यवहार में वो सभी ने कहा, अभी गौर साहब भी कह रहे थे और आप लोग भी बातें कर रहे थे, तो मुझे भी इस तरह से, और वही बात की जब भी कभी मंच से भी जो कविता, मतलब कवि सम्मेलन में है, तो पहले तो यदि साथ में बैठे क्या सुनाऊं, और उसके बाद जब उनका काव्य पाठ हो जाता था, फिर बाद में वही पूछना उतनी ही मतलब निश्चलता से कि मेरा काव्य पाठ ठीक हो गया, मैंने ठीक पढ़ दिया ठीक ठाक हो गया ना। तो मतलब ये लगता था कि देखिए इतना बड़ा कवि है, और जिसके एक एक पंक्ति की पूरी दुनिया मुरीद है, और वो पूछ रहे हैं कि मेरा काव्य पाठ ठीक हो गया। तो मतलब कितने, इतनी जो जो इनकी जो सहजता है, सरलता है, और वास्तव में ऐसी ही बातें किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ा बनाती हैं। नहीं तो आजकल तो जरा सी भी एक दो पंक्ति भी कुछ जरा से हिट हो जाए तो लोग अपने में इतना घमंड से चूर हो जाते हैं। और कहा डॉक्टर साहब, तो वो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, और उसी तरह से हम तो यही महसूस करते हैं। और आज भी जिस तरह से चित्र भी लगा हुआ है, लगता ही नहीं है कि वो कहीं गए हुए, उनकी वही सहजता, सरलता, वही मुस्कान उनकी, कि हमेशा मैंने उनके चेहरे पर वास्तव में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन देखी नहीं, भले ही वो भीतर से कितना ही उनके अंदर, ऐसा तो नहीं है किसी व्यक्ति के भीतर कोई टेंशन नहीं होती है, कभी ना कभी ऐसी स्थितियां आती हैं। और ऐसे भी रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम सारी ऐसी बातें होती ही रहती हैं कि जब
हम लोग कुछ मतलब टेंशन में था, लेकिन यदि वो सामने होते थे और चेहरे पे कभी भी उनके किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं दिखाई पड़ती थी, हमेशा एक जो है ना अच्छी सी प्यारी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती थी। तो बस मैं बहुत उनको याद कर रही हूँ, और वैसे तो वो कहीं गए ही नहीं, हमेशा उनके गीत, गजलें, कविताएं हम सब इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। जी। एक रचना पढ़ लीजिए। ममता जी, आपकी बात को मैं भी इस तरह से कहता हूँ कि केवल नजर नहीं आने को जाना थोड़ी कहते हैं, केवल नजर नहीं आने को जाना थोड़ी कहते हैं, पहले नजरों में रहते थे अब वो दिल में रहते हैं। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% ठीक सही है, बिल्कुल डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के लिए। और जैसे आपने आपने कहा ममता जी के उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, तो उन्होंने इसीलिए अपने गीत में भी इस चीज को कहा था कि क्या अंदर कितने दर्द हो बाहर मुस्कान रहनी चाहिए, कि भीतर भीतर मुस्काने हैं, भीतर भी ऐसे शोक पत्र के ऊपर शादी का एल्बम। क्या बात, क्या बात, भीतर बाहर मुस्काने हैं, भीतर भीतर गम, जैसे शोक पत्र के ऊपर शादी का एल्बम। तो आजकल जिंदगी यही हो गई है, मुस्काने रखनी पड़ती हैं दिल में, चाहे कितने भी दर्द हो। जी जी, ममता जी कुछ आप रचना पढ़ना चाहेंगे क्या? रचना मुझे ऐसे तो दो पंक्तियां तो ऐसे कुछ, जैसे अभी राजेश राज जी भी पढ़ रहे थे, तो ऐसे कुछ याद है, लेकिन मैं निकाल नहीं पाई कि उनकी कोई पूरी रचना में जो याद हो तो एक दो पढ़ लीजिए, एक दो शेर या कुछ भी, एक दो करके शेर पढ़ के अपनी कोई रचना पढ़ लीजिए। मैं अपने 2-4 शेर सुना देती हूँ और उन्हीं को समर्पित कर देती हूँ कि देखिए, और वही बात है कि मतलब आज की जो पीढ़ी है और आज जो स्थितियां हैं, चाहे वो घरों में हो चाहे हमारे आसपास हो, तो ये सब बातें जो है ना उन तक पहुंचनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है ना उसका मतलब कब वो बड़ा होता है, जब वो आपस में प्यार रखे, उसी तरह से सरलता रखे, सहजता रखे, विनम्रता रखे, तभी हम किसी व्यक्ति को उतना बड़ा बना पाते हैं, उसका कद जो है उतना ऊंचा होता है। तो आज की पीढ़ी को ये सब बातें जरूर सुननी चाहिए, और जितने भी लोग जुड़े हैं उन तक ये सब बातें पहुंच रही होंगी। तो मैं अपनी जो है ना 2-4 शेर पढ़ देती हूँ कि क्या थे किरदार, क्या कहानी थी, कि क्या थे किरदार, क्या कहानी थी, वो भी क्या खूब जिंदगानी थी। क्या थे किरदार, क्या कहानी थी, वो भी क्या खूब जिंदगानी थी। और खूबसूरत जड़े सितारे थे, कि खूबसूरत जड़े सितारे थे, उसकी चादर जो आसमानी थी। कि खूबसूरत जड़े सितारे थे, उसकी चादर जो आसमानी थी। और रंग लाई है उसकी मेहनत अब, कि रंग लाई है उसकी मेहनत अब, खाक दुनिया की उसने छानी थी। दुनिया की उसने छानी थी। कि कितना उन्होंने मतलब उनका जो जीवन था वो कितना मतलब बचपन से लेकर के और बहुत कष्टमय था, और किस तरह से उन्होंने एक अपना स्थान बनाया, अपना एक मुकाम बनाया, कि रंग लाई है उसकी मेहनत अब, खाक दुनिया की उसने छानी थी। और जब भी आता खुशी का पल कोई, कि जब भी आता खुशी का पल कोई, अपनी किस्मत तो रूठ जानी थी। और आज भी उससे दिन महकते हैं, कि आज भी उससे दिन महकते हैं, मेरे हिस्से जो रुत सुहानी थी। कि मेरे हिस्से जो रुत सुहानी थी। और अपनी कहकर ही चल दिए तुम तो, कि अपनी कहकर ही चल दिए तुम तो, मुझको अपनी भी कुछ सुनानी थी। मुझको अपनी भी कुछ सुनानी थी। और ये सफर था तो सिर्फ इतना था, ये सफर था तो सिर्फ इतना था, जान जानी थी मौत आनी थी। ये सफर था तो सिर्फ इतना था, जान जानी थी मौत आनी थी। क्या थे किरदार, क्या कहानी थी, वो भी क्या खूब जिंदगानी थी। और अब तो ऐसे लोग जो है वो उन लोगों का, इस कद के लोगों का मिलना मुश्किल है, जो इस तरह से आपको सिखाएं, इस तरह से आपको बताएं। और जैसे कि गौर साहब भी बता रहे थे कैसे उन्होंने इतना टाइम देकर के गजल सिखाई, या आप बता रहे थे कैसे उन्होंने जो है ना प्राणायाम करना सिखाया, भले ही आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो यही बात होती है कि मतलब आपके भीतर जो कुछ है वो आप दुनिया में जो है ना बांट देना चाहते हैं।
जैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं बच्चों को, ना वैसे ही सर सिखाते थे कविता। तो उनको लगता था कि जो कुछ मेरे पास है, जो ज्ञान मुझे अर्जित है, जो कुछ अच्छा मुझ में है, वो मैं सब चारों ओर बिखेर दूं और सबको जो है ना बता दूं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल कोई किसी को कुछ नहीं बताता है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर साहब, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ दिल की गहराइयों से। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर शब्दों में व्याख्या की उनके साथ संबंधों की, उनके व्यवहार की, उनकी जीवन शैली की। और ये सर के लिए तो हम लोग कितना कहें, कुछ कहें, मतलब इतनी सारी यादें हैं। अपना जन्मदिन वो क्षमा पर्व के रूप में मनाते थे। हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल बिल्कुल जाते थे उनके। इतनी बार जो है ना वो मैसेज, अब तो वो मैसेज कर देते थे व्हाट्सएप पर, जो है ना वो मैसेज कर देते थे क्षमा पर्व जो है ना जन्मदिन का। बिल्कुल, ये बात मैं भूल गई थी कहना। छोटी छोटी सी उनकी बातें, मतलब ऐसा लगता है। ये देखिए, हाँ आदरणीय ममता किरण जी, और उन्होंने अपने संस्मरण साझा किए। जी सर। जी सर बोलिए। और उनकी सैकड़ों बातें तो ऐसी हैं कि अगर उन्होंने किसी के ऊपर उपकार किया है, बहुतों के ऊपर उपकार किया है, जी, तो वो कसम देके गए हैं कि देखो राज, मैंने तुमको बताया है नहीं है कि हाँ, ये किसी को कहीं लिखना है, बताना नहीं। मतलब कैसे कैसे चमत्कारिक परिणाम हुए हैं। जी। और तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मित्र जुड़े हुए हैं, जो नाम सामने दिखाई पड़ रहे हैं, आदरणीय मधु मनमन जी, इंदु मिश्रा किरण जी, शकुन मित्तल जी, रितु अस्थाना जी, सरिता सुराना जी और अलका शर्मा जी, ये नाम अभी दिख रहे हैं मुझे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेश राज जी से। अच्छा, अभी तो उनका वीडियो ऑफ हो गया है। ममता जी, अच्छा राजेश राज जी, सर आप, हमारे 6 मित्र जुड़े दिख रहे हैं। आप 1 से 6 तक कोई संख्या बोल दीजिए, जिसका नाम आ जाएगा उसको हम बुला लेंगे 3 मिनट के लिए बस। 1 से 6 तक की कोई संख्या। चलिए 3 रख लीजिए। 3 है। ये आदरणीय मधु मधमन जी हैं पटियाला से, उनको बुलाते हैं। तो आदरणीय मधु जी, आप सुन रही होंगी, तो आपके व्हाट्सएप पे आज के कार्यक्रम का लिंक भेजा जा रहा है, जूम लिंक। आप जुड़िए और 3 मिनट में अपनी जो भी संस्मरण हो या अपनी जो भी आप बात करना चाहें या कोई रचना डॉक्टर कुंवर बेचैन से संबंधित या कैसी भी, तो आपका स्वागत रहेगा। तो जब तक इंतजार हो रहा है, मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा कि हमारे बीच वंदना कुंवर जी आ गई हैं, डॉक्टर की सुपुत्री गाजियाबाद से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, अगर एक बार स्क्रीन पे आंटी भी आएंगी तो, मतलब अगर उनकी इच्छा हो तो बस नमस्ते करेंगे उनसे, तो कहिएगा। और वैसे मैं देखती हूँ, असल में सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी कि मैं आपके कार्यक्रम में देर से जुड़ पाई। मैंने आपसे कल कहा भी था। जी, तो हम लोग अभी अभी लौटे अनाथ आश्रम से, तो थोड़ा सा अभी मनस्थिति भी ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगी उस प्रोग्राम में। करके आ रहे हैं। नहीं, हम लोग समझ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर के लिए तो जो भी करे सब लोग कम है। जी, आज सभी को नमस्कार करती हूँ सर्वप्रथम, और अपने पिताश्री की स्मृतियों को याद कर रही हूँ। आज मैं उन्हीं के कमरे में बैठकर आपके सामने हूँ। उनका कमरा तो हम लोगों के लिए मंदिर जैसा है, उसमें बहुत कुछ वास्तव में आज यहाँ इस कमरे में बैठकर मुझे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस कमरे से। जब हम लोग आते थे तो हमेशा बेड पे बैठे हुए होते थे, अपना कुछ लिख रहे होते थे। मतलब बस मैं बता नहीं सकती कि कितनी यादें हैं। इस घर में घुसते ही सीधा हम इसी कमरे में आते थे कि पापा जी बेड पे बैठे होंगे, और एकदम उठ के कहते थे, अरे आ गए तुम लोग आ गए, चलो। ऐसे एकदम खुश हो जाते थे बहुत। तो आज मुझे खुद समझ भी नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या कहूँ। आज का दिन जो हमारा, पिछले साल आज के दिन जो हुआ, उसको सोचकर ही मन सिहर जाता है। मैं उनकी स्मृति में कुछ 2 मुक्तक आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत है आपका। स्वागत है वंदना। याद दिल से आपकी ना भूल पाते हम सभी। जैसा अभी आप इंदु जी आप कह रही थी ममता जी से कि कोई उनका गीत सुनाइए, सभी लोग उनके गीत गुनगुनाते हैं। जिधर भी सुनिए, यूट्यूब देखिए, बहुत लोग किसी भी कार्यक्रम में जाइए, वहाँ पापा जी के शेर और गजलें उस समय गा रहे होते हैं लोग। उन्हीं के शेरों से ज्यादा होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हर संचालन में उनके
शेर कोट ना किए जाएं, ऐसा संभव नहीं ही नहीं हो पाता। हर जगह जहां भी जिस प्रोग्राम में, इवन मेरे स्कूल के प्रोग्राम तक में उनके और टीचर्स जो हैं वो कोट करती हैं उनके शेर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पिताश्री इतने मतलब इतने छाए हुए हैं दिलों पे लोगों के। तो मैं उसी बात को और कह रही हमेशा हूँ। छाए हुए रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। याद दिल से आपकी ना भूल पाते हम सभी, आपके गीतों को हरदम गुनगुनाते हम सभी, छोड़ कर हमको न जाने किस जहां में आप हैं, लौट आओ आपको आवाज देते हम सभी, लौट आओ आपको आवाज देते हम सभी, आपके बिन जी सकेंगे कल्पना कैसे करें, आपके बिन मन बहुत है अनमना कैसे करें, याद हरदम आपकी दिल में लिए फिरते हैं हम, आपके बिन हम अकेले साधना कैसे करें, आपके बिन हम अकेले साधना कैसे करें। और दे रही हूँ 4 पंक्तियां। जी, स्वागत है। गीत गजलों और छंदों से पुकारूं मैं सदा, गीत गजलों और छंदों से पुकारूं मैं सदा, आपकी पावन धरोहर को संभालूं मैं सदा, आपसे जो सीख ली वो ही निभाऊं मैं सदा, आपकी बिटिया ही बनकर जन्म पाऊं मैं सदा, आपकी बिटिया ही बनकर बहुत सुंदर जन्म पाऊं मैं सदा। शुक्रिया। और 4 पंक्तियां दे रही हूँ अपने पिताश्री की स्मृतियों बहुत को। सुंदर। आप थे सूरज हमारे, आपके तारे थे हम, आप थे सूरज हमारे, आपके तारे थे हम, आपकी ही रोशनी से हर खुशी पाते थे हम, है अंधेरा छा गया जीवन के इस आकाश में, आपकी सांसों से ही तो जिंदगी पाते थे हम, आपकी सांसों से ही तो जिंदगी पाते थे हम। वाह वाह वाह। और कुछ कहने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे जो भाव थे वो मैंने इन पंक्तियों में अपने पिताश्री के लिए कहे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, शब्दों में बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर भाव बहुत पिरोए हैं बढ़िया, आपने बहुत वंदना बढ़िया। जी, बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वास्तविक और मार्मिक दोनों आते हैं एक साथ। आप और प्रगीत भैया तो उनके बच्चे हैं पता है, लेकिन उनके सामने हम भी जाके अपने को बच्चे ही समझते थे, वैसे ही बिल्कुल बात करते थे कि जैसे बच्चे कर रहे हो उनसे बातें। तो आपने आपने सुना डॉक्टर वंदना कुमार रायजादा को गाजियाबाद से, अपने संस्मरण, अपनी यादें, अपनी रचनाएं, तो बहुत ही भाव विभल दृश्य है। बोलना सबके लिए इतना संभव नहीं हो रहा है, सब लोग थोड़ा सा भावुक हो गए हैं, लेकिन फिर भी द शो मस्ट गो ऑन, कार्यक्रम तो चलेगा, चलता रहेगा, यादें जारी रहेंगी। और जैसा भी है नाम आया था आदरणीय मधुबन जी का, तो मधुबन जी बाहर है, जुड़ नहीं पा रही है, तो एक नंबर और अगर बोल दिया जाए कोई,
प्रगीत जी आप ही बोल दीजिए एक नंबर, कोई 1 से लेके एक, कुछ लोग बढ़ गए हैं 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक में कोई अंक बोल दीजिए। 9 ही लीजिएगा फिर आप। 9 में है अलका शर्मा जी। तो अलका शर्मा जी से निवेदन है, अगर आप सुन रही हो तो आपको लिंक भेज रहे हैं, आप जुड़ जाइए और 2.5-3 मिनट के समय में अपने संस्मरण, अपनी ये रचना जो भी चाहे आप प्रस्तुत करिएगा। और जो और मित्र जुड़ गए हैं उनमें स्मिता श्रीवास्तव जी, ज्योत्सना सक्सेना जी, अंजू शर्मा जी, चांदनी केशरवानी जी, सबको नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ अलका शर्मा जी से कि इनको लिंक भेज रहे हैं और जुड़ने की कृपा करें। तो ये कार्यक्रम अब, क्योंकि अभी डॉक्टर हमारे आदरणीय वाजपेयी जी आने वाले हैं और डॉक्टर भावना वर्गीस जी को हम सुनेंगे, उसके पहले मैं निवेदन करता हूँ इंदू जी से कि डॉक्टर साहब की कोई रचना जो उनको बहुत प्रिय हो तो प्रस्तुत करने की कृपा करेंगी। और डॉक्टर और अलका शर्मा जी को लिंक भेज दिया गया है, कृपया जुड़ने की कृपा करें। शर्मा जी आप सुन रही हो तो लिंक भेज दिया गया है, तो कुछ सुनाने की कृपा करिए। इंदू जी जुड़ रही हैं तो मैं एक छोटा सा जुड़ रही हूँ, जुड़ जाती हूँ। परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन सर हम सभी को छोड़ तो गए, लेकिन हम लोग हमेशा ही उनको याद करते रहते हैं। और सर से जब भी हम मिलते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था ना कि गुरु पिता है हमारे, और हम लोग बिल्कुल जैसे वहां जाकर एकदम छोटे बच्चों की तरह हो जाते थे। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था। कभी कभी मैं हंसती थी ना जब जोर से, तो सर कहते थे तुम्हारी आवाज में तो ना मंदिर की घंटियां बजती है बिल्कुल। ऐसे हम हंसने भी लगते थे, अरे सर नहीं ऐसा नहीं है। कह रहे नहीं नहीं, मुझे तो यही लगता था कि अब मंदिर की घंटियां बज जाएं। और सर पता है आंटी भी इतना प्यार करती थी। जब भी हम जाते थे सर तो मुझे बेटी की तरह कहते थे, जब भी जाते थे रुपए देते थे। पर आंटी हमेशा कोई से भी बताती थी तो कहती थी ये मेरे बड़े बेटे बहू है, प्रगीत और भावना छोटे हैं और ये हमारे बड़े बेटे बहू आए हैं हमारे घर। तो हम लोग को मतलब वहां पर तो इतना प्यार मिला है कि कितनी भी बातें कहें कम है, कितनी भी बातें याद करें। और सर हमेशा अगर जरा सा भी कोई बात की तकलीफ होती थी हम लोग उनसे शेयर भी कर लेते थे, तो पता है वहां से आकर इतना मूड सही हो जाता था कि बिल्कुल सकारात्मक बातें करते थे और इतना अच्छा समझाते थे कि लगता था कि हमारे सारे दुख दर्द वहां जाके दूर हो गए हैं। और जब शायद मुझे लगता है कि मुझे लिखने का आशीर्वाद सर ने और पराग सर ने ही दिया है, क्योंकि वहां जब घर में गोष्ठियां होती थी ना, मैं तो केवल खिलाने पिलाने में ही रहती थी कि अच्छा आपकी इंदु आज क्या बनाओगी, क्या खिलाओगी, तो मुझे यही अच्छा लगता था। और मुझे लिखना तो आता नहीं था बिल्कुल भी, बस मैं सुनती थी। तो शायद मुझे लगता है आज कुछ भी लिखना आया है तो बस उनके आशीर्वाद से ही आया है। और जब रिवाड़ी में हम थे तो हमने पहले जैसे ही बेटी वाली रचना लिखी तो सर को फोन किया और फोन पे सुनाया। तो सर ने इतने आशीर्वाद दिए, कह रहे तुम्हारे 10 का नोट पक्का है, जैसे ही वहां गाजियाबाद आओगी तुम्हें 10 रुपए का नोट मिलेगा, बहुत अच्छी रचना लिखी है। और अगर कहीं गलती भी होती थी पता सर को इतनी जल्दी याद हो जाती थी। पूरी रचना मैं पढ़ रही हूँ, एक बार तहत में सुनते थे, एक बार राग उसमें तरन्नुम में सुनते थे, उसके बाद बता देते थे कि तुम्हारे बेटा बहुत प्यार से तुम्हारे दूसरे छंद में ना थोड़ी सी गलती रह गई, अगर इसको सुधार दो तो बिल्कुल सही है रचना। इस तरह से सुधार देते थे। राग में कहीं गलती होती थी तो वो बता देते थे। और मैं आज सर की एक रचना पढ़ती हूँ। राजेश राज सर आपसे मैंने मना किया था, मैं और कोई रचना पढ़ नहीं पाती हूँ, ये रचना ही पढ़ती हूँ। इसीलिए मैंने कहा था आप ये मत पढ़िएगा, तो मैं पढ़ रही हूँ। फिर भी वही क्षमा के साथ मैं पढ़ती हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से
मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा चल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्जर उतर पाई मैं धरती पर, बड़ी मुश्किल से बन निर्जर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली। पहन कर चांद की नथुनी सितारों से भरा चल, पहन कर चांद की नथुनी सितारों से भरा चल, नए जल की नई बूंदे, नए घुंघरू नई पायल, नया झूमर नई टिकुली नई बिंदिया, क्या बात है। नया काजल पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ रहना, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, लहर की चूड़ियां पहना मैं सागर की कलाई, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरी शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली। बहुत बढ़िया, वाह 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 बहुत वाह सुंदर। वाह। सर बहुत उसके बढ़िया। बाद बहुत अभी आप सुंदर। बीच में इस उसकी 2-4 लाइनें गाइएगा। तो नहीं, मैंने एक, मुझे याद है 7-8 साल पहले जी। जन्मदिन की हमारी आपको दादा बधाई है, सभी तिथियों से प्यारी लग रही ये 1 जुलाई है। वाह 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 वाह। पूरा गीत बना के मैंने भेजा था, अच्छा। और कल मैंने देखा तो अभी अकाउंट उनका है मेरे पास, तो व्हाट्सएप तो पता नहीं जैसे डिलीट हो गए हैं, लेकिन मैसेंजर में उनके बहुत सारे हमारे उनके संवाद और मैसेजेस उनके पढ़े। आशीर्वाद और इस तरह की चीजें वाह भी वाह। सुरक्षित हैं, उसको मैं कहीं कॉपी करूंगा। बहुत अच्छा। आपने काफी तो सामग्री दी थी 1 जुलाई को, मेरे पास सुरक्षित है वो सारी वीडियोस भी, और आपकी जितनी सामग्री आपने भेजी थी जैसे ही, ये भी जी, जी। भेजिएगा। बहुत बढ़िया। ये था शानदार गीत डॉक्टर साहब का। सभी गीत शानदार हैं, कालजयी हैं, लेकिन कुछ विशेष ऐसे दिल से जुड़ जाते हैं, तो उन्हीं में से एक गीत था जो इंदु जी ने प्रस्तुत किया। और हमारे बीच अलका शर्मा जी जुड़ गई हैं। अभी इनका ऑडियो जुड़ रहा है, वीडियो सामने आ गया है। तो मैं जब तक अलका जी जुड़ रही हैं, अभी जो मैंने बात बताई थी कि पिछले साल 29 मार्च को लोग मिलने गए थे, तो उन्होंने मेरी एक गजल में अपना रदीफ जोड़ के, तो उसके एक छोटी सी 1 मिनट की एक ये है, अगर चल जाती वीडियो। अरे अति सुंदर है, काटो वही मजबूर है तो क्या हुआ, अब पुराना तो बहाना छोड़ दो, मेरी तरह जोड़ दिया था उन्होंने। मेरी तरह। ये बहुत सुंदर था ये। देवसी का राग गाना छोड़ दो, कमाल कमाल ही है। ख्वाब में भी जो न पूरे हो सके सपने वो, ख्वाब में भी जो न पूरे हो सके मत होने दो, ख्वाब अब ऐसे दिखाना छोड़ दो, मेरी तरह सिर्फ गद्दी मिल सके इसके लिए सोचो नहीं, सिर्फ गद्दी मिल सके इसके लिए सोचो नहीं, तुम विभीषण सा सिखाना छोड़ दो, मेरी तरह। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कुछ बातें जो बहुत सुंदर। बिना किसी प्लान के अचानक हो जाती हैं, वो ऐसे हो जाती है कि हमेशा यादगार बन जाती है। अलका जी का स्वागत है बहुत बहुत। अलका जी बहुत बहुत स्वागत है। अलका जी आवाज आ रही है?
तो जब तक अलका जी का उस समय ये तो भैया थे, उन्होंने जल्दी से वीडियो बना लिया था नहीं जब तो तक अलका जी ये नहीं पता था कि ये आखिरी वीडियो है या क्या है सर के साथ। अलका जी का प्रयास करना है जुड़ने का, बहुत सारी यादें जुड़ जाती तब हैं। तक मैं एक गजल के 1-2 शेर उनके पढ़कर मैं आदरणीय डॉक्टर भगवान कुंवर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। और एक बात बता दूं कि 2017 में मेरी पोस्टिंग हो गई थी, 2014 में रेवाड़ी हो गई थी, गजिया छोड़ना पड़ा था। तो रेवाड़ी में बहुत से प्रोग्राम होते थे, कई सम्मेलन होते थे, तरह तरह के प्रोग्राम होते थे, लेकिन सबने ये कहा कि हाँ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, उन्होंने कई बार कोशिश की, उनको बुला नहीं पाए यहाँ पर। तो मैंने डॉक्टर से बात करी, मैंने बताया लोगों को वहाँ कि मैं बुला लूंगा, तो उनको असंभव लग रहा था कि अभी तक नहीं आ पाए, इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, शायद ये कैसे बोले नए नए आए हैं, 1 साल हुआ इनको आए हुए। तो डॉक्टर साहब मान गए थे और डॉक्टर साहब आए और वो इतना यादगार कार्यक्रम रहा, उसमें अकेले उनका था। आज की शाम डॉक्टर कुंवर बेचैन के नाम एकल उनका वो काव्य पाठ था और इतना शानदार वो रहा कि अभी तक लोग याद करते हैं। अखबारों में 2-3 दिन तक न्यूज निकलती रही कि पहली बार डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने रेवाड़ी आए और इतना बढ़िया वो कार्यक्रम हुआ। तो वो भी हमारे जिंदगी क्या का बात है, यादगार कार्यक्रम हो वाह। गया कि अगर हमारा इतना स्नेह ना होता तो शायद उस बार भी ना आ शायद पाते। नहीं आते, बिल्कुल। जी, तो उन्होंने कहा था जी। कि हम इसलिए नहीं कि पैसे लोग देते इसलिए नहीं आ पाते, कि मजबूरी होती नहीं जा पाते हैं, लेकिन आप बुला रहे हैं तो हम आएंगे जरूर। तो इतनी अच्छी मतलब वहां पर हमारी इमेज भी बन गई कि देखो इन्होंने डॉक्टर साहब को बुला दिया आपके साथ तो विशेष स्नेह भी था पापा जी जी, का, आप लोगों के जी, साथ तो बिल्कुल। बिल्कुल परिवार अभी का हमसे ज्यादा हक था। जी। नहीं बिल्कुल, जो मिलता था वो ये समझता था कि सबसे ज्यादा हमारे सबसे हैं। ज्यादा मिलता यही है, सही बात है। सर की ये खासियत है कि अगर 10 लोग मिलेंगे नहीं तो देखिए, सब वो अपनी बात कहेंगे। इतने व्यवहारिक थे। अभी आपने पैसे का जिक्र किया तो बहुत सारे लोग बहुत ही व्यावसायिक थे, लेकिन डॉक्टर साहब रहे नहीं। तो एक बार हंसी हंसी में हमने कहा कि दादा आप लोग को इतनी खीर खाने को मिलती है कि जो खिचड़ी खिलाने वाले हैं उनके यहाँ आप लोग का मामला जमता नहीं है, इसलिए कि चारों तरफ खीर खिलाने वाले हैं तो खिचड़ी को क्यों खाएगा। तो बोले कि राज ऐसी बात नहीं है, अगर जाओ और पता लगे कि सब लोग खिचड़ी खा रहे हैं तो खिचड़ी खाने में आनंद है। हाँ। अगर ये पता लगे कि बाकी सबने खीर खा ली और हम इसलिए खिचड़ी पा गए कि हमने खिचड़ी के लिए हामी भरी थी, तो खलता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए इतने सरलता से कितनी बड़ी बात है कि मतलब बिल्कुल खिचड़ी खाना बुरा नहीं है, लेकिन सब अगर वो खा रहे हो बिल्कुल 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 और बिल्कुल। हम खाली इसलिए खिचड़ी पा जाए कि हम तो राजी हो गए थे कि भाई खिचड़ी जो दे देना हम आ जाएंगे, तो वो हाँ सही है, सही बात है। जरा जरा सी बातों में उनकी बहुत सारी बातें हैं। तो आज भावना की भावना जी, आपकी जी, भावना। आज की मेहमान कलाकार अलका शर्मा जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। हाँ। आपको आवाज आ रही है स्वागत अलका है जी? अलका जी, बहुत बहुत। आपकी आवाज नहीं आ रही अलका जी, आप बोलिए कुछ। जी नमस्कार। नमस्कार अलका जी। और आज का जो हमारा विशेष ये जुड़ाव रहता है हमारे लकी मित्रों से जो जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, उनमें से अलका जी हमारे सामने है मेहमान कलाकार के रूप में। तो आपसे निवेदन है कि समय का ध्यान रखते हुए 2.5 से 3 मिनट का समय लेते हुए कोई संस्मरण हो या उनकी रचना या अपनी रचना, जो भी चाहें आप प्रस्तुत कर सकती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, सबसे पहले तो मैं उनकी पावन स्मृति को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनका साथ मेरे साथ भी काफी रहा। हम बुलंदशहर में हिंदी साहित्य परिषद एक संस्था है, उसमें उनका कवि सम्मेलन में कई बार आना हुआ। मेरा उनसे व्यक्तिगत मिलना भी हुआ, कई बार उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे। तो उनके गीत, उनके गजल, उनके वो हरेक उनके साहित्य साधना जितनी भी थी वो प्रणम्य है और दिल से हरेक साहित्यकार उनको नमन करता है, उनको वंदन करता है। तो उनकी स्मृति में मैं एक अपना मुक्तक उनको समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिए। स्वागत है। कुछ लोग यहाँ जीवन से हार गए हैं, कुछ लोग यहाँ जीवन से हार गए हैं कुछ जो सभी संकटों के पार गए हैं। बहुत सुंदर। नजरों में जिनकी फर्क जीत हार में नहीं, नजरों में जिनकी फर्क जीत हार में नहीं, वो लोग ही जीवन का समझ सार गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन का समझ सार गए हैं। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन उन्हीं लोगों में से थे। उनकी पावन स्मृति को बहुत बहुत नमन करती हूँ और उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ और आगे भी हमेशा हमारे साथ बना रहेगा, इसी विश्वास के साथ आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद अलका जी, अलका आपने जी। कागज में सागर भर दिया और
आप जितनी देर चाहें जुड़ी रह सकती हैं। तो और कितने कितनी कितनी बड़ी बात है, देखिए कि कोई बिना किसी पूर्व योजना के, और जिसको कहते हैं लकी ड्रा कह लीजिए, कि मतलब अलका जी जुड़ी है लेकिन कितनी करीबी निकली हैं डॉक्टर साहब के, और कितने जी जी भावनात्मक बिल्कुल उन्होंने श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल तो ये सब तार ऊपर से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, दिल के तार दिल से जुड़े हुए हैं, तो हाँ, ऐसे ही जिसको होता है। ये बिल्कुल यहाँ आना था, देखिए आ गई अलका जी। चलिए, तो एक गजल के 2 शेरों से मैं डॉक्टर भावना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी, दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी, फूल से लिपटी हुई ये तितलियां अच्छी लगी, बंद आंखों सी किसी के ध्यान में डूबी हुई, बंद आंखों सी किसी के ध्यान में डूबी हुई, धीरे धीरे जो खुली वो खिड़कियां अच्छी लगी, धीरे धीरे जो खुली वो खिड़कियां अच्छी लगी। तो ये वाह, वाह। शानदार गजल, हर गजल शानदार, और हर गजल का हर शेर भावना के लिए शानदार। भावना के लिए एक शेर और, कि जी जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से सच मैं कहूं अभी तब से मेरी ये उंगलियां उंगलियां अच्छी अच्छी लगी, बस मजा वाह, है वाह। भावना। तभी से मुझको अपनी जी, उंगलियां। बहुत बहुत उंगलियां हाँ, अच्छी। बहुत 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 स्वागत है भावना जी। जी, बहुत बहुत आभार इंदु जी, राजेंद्र राज जी, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और राजेश राजी, ममता जी, सभी को प्रणाम करती हूँ। स्वागत। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन वास्तव में बहुत मुश्किल है, बल्कि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये पूरा महीना कैसे गया है उनकी यादों में। बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन आज विशेषकर सुबह से ही, मतलब कल रात से ही आप देख ही रहे हैं कि पूरे हफ्ते से प्रोग्राम चल भी रहे हैं, उसमें भी जी थोड़ा सा उसमें आप लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो उस दर्द को हम बांट लेते हैं, ये कह सकते हैं। वैसे भी विदेशों की परंपरा आप सभी जानते हैं कि अकेलापन वैसे ही बहुत सालता है, और हम है ही यहाँ 2-3 लोग ही, बस दोनों बच्चे, और हम तो 4 लोगों में किस तरह से उस दर्द को बांटा जा सकता है, ये बड़ी चुनौती रहती है। फिर आज सुबह सोचा कि क्या किया जाए, बिल्कुल उस दिन को कैसे, मतलब हम दोनों कैसे इस चीज को कैसे कंट्रोल कर पाए। तो हमने सोचा, जब भी पापा कहते थे कि कोई भी परेशानी हो, तो उनका वो शेर याद आ जाता है कि होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, चलते जिंदगी रहिए, भोर है सूरज से निकलते सूरज से रहिए। क्या निकलते बात रहिए। है, वाह क्या वाह। बात। वाह। तो ये कुछ उन्होंने अपने हाथ से पंक्तियां मुझे बहुत बार लिख के दी हैं, जब भी कभी किसी परेशानी में, किसी दर्द या गम या किसी दुख में होती थी, तो बस हमेशा कहते थे, ऐसे ही कर देते थे कि स्माइल, और फिर वो पंक्तियां याद कर लीजिए। तो होता तो मुश्किल है उस चीज को कंट्रोल करना, लेकिन बार बार वो पंक्तियां मैंने उन्हीं की लिखी हुई पंक्तियां मेरी हमेशा मेज पे रखी रहती हैं। और जब भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें होता है, हमें एक दूसरे को संभालना होता है। तो बिल्कुल। प्रगीत का तो आप सब जानते हैं कितना डिप्रेशन में जा चुके हैं, अभी भी टैबलेट खाते हैं और पैनिक अटैक में आते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को कंट्रोल करूं कि उनको कंट्रोल करूं। लेकिन एक जैसे बिल्कुल होता है ना कि नारी को वैसे तो कहा जाता है कि बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत कोमल होती है, लेकिन जब उसके परिवार के ऊपर कोई चीज आ जाती है, उसके बच्चों के ऊपर कोई चीज आ जाती है, किसी भी, चाहे उसके पति के ऊपर आ जाए, तो फिर वो फिर एकदम दुर्गा बन जाती है, कुछ भी बन जाती है। पता नहीं मुझ में कहाँ से वो शक्ति आ जाती है। वो 2 लाइनें मैं उठाती हूँ पापा की बार बार कि होके मायूस ना, और फिर मैं एकदम जुट जाती हूँ अपना, जो मुझे मेरा इस टाइम कर्तव्य है कि मुझे प्रगीत को संभालना है, अच्छे से उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर निकालना है, ताकि वो वापस वही प्रगीत बन सके जो पापा के सामने हुआ करते थे। क्योंकि अभी वो कुछ भी प्रगीत नहीं है, मुझे उस प्रगीत को वापस इस दुनिया में लौटा के लाना है। ये मेरा चैलेंज रहता है। उसके लिए मुझे कोई कुछ कहे या कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि परिवार को जोड़ के रखना, परिवार को बढ़ा के रखना, उस दर्द से बाहर करना। तो बस मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि आज शुरुआत मंदिर से हुई, वहां बैठे पूरा दिन, और वहां से आने के बाद इंदु जी, राज जी, बहुत बड़ी बात यह है कि हम पूरा दिन वहां बैठे रहे, और वहां से सीधे ये टाइम देख के आए कि जब आपका प्रोग्राम होगा हम सीधे आपसे जुड़ेंगे। तो मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करती हूँ, आप दोनों का। आपने इतनी सुंदर ये एक सभा पापा के लिए रखी है कि हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि वो एक बात हम जरूर मिस करते हैं कि जब भी बात करने का मन होता है, मोबाइल उठाए पापा से बात करें, वो नहीं होती है। और जैसे प्रगीत को मैं कहती हूँ कि मुझे वो महसूस होते हैं अपने बीच में,
जैसे सब लोग कहते हैं गीतों में, गजलों में, या जो वो हमें देकर गए हैं, जो बातें वो हमें समझा कर गए हैं, वो चीजें जब याद आती तो लगता है पापा यही कही है। लेकिन जब दिल करता है कि उनसे बात करनी है, कुछ करना है, तब एक जो छटपटाहट होती है, उस बिल्कुल, छटपटाहट को तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं उसी चीज के लिए मैंने एक शेर लिखा था। मैं कहती हूँ कि हमको ना मालूम था एक दिन तुमको यूं खोना होगा, हमको ना मालूम था एक दिन तुमको यूं खोना होगा, और भारी मन से उस पल की भी, भारी मन से उस पल की भी हमने आज विदाई दी, भारी मन से उस पल की भी हमने आज विदाई दी। ये आज ही का दिन था। इस चीज के लिए हमने सोच के एक शेर लिखा था। और फिर बिल्कुल एक जी एक गजल के एक 2 शेर और रखती हूँ। देखिएगा कि बड़े टूटे हैं बिखरे हैं, बड़े टूटे हैं बिखरे हैं, संभल अब तक नहीं पाए, बड़े टूटे हैं बिखरे हैं, संभल अब तक नहीं पाए, उठा जब से है सर से आपके आशीष का साया, उठा जब से है सर से आपके आशीष का साया। बिल्कुल बिल्कुल क्या बात। जी शुक्रिया। और बड़ी मुश्किल से समझी हूँ मैं ये एक बात छोटी सी, बड़ी मुश्किल से समझी हूँ मैं ये एक बात छोटी सी, उसे जाना भी होगा जो कि इस दुनिया में है आया, उसे जाना भी होगा जो कि इस दुनिया में है आया। और ऐसी एक शेर दूसरी गजल का मैं कुछ आपके सामने रखती हूँ कि बिछड़े ना कोई भी कभी रास्ता निकल आता, बिछड़े ना कोई, बिछड़े ना कोई भी कभी रास्ता निकल आता, और वापस बुलाने का या बहाना निकल आता, कि वापस बुलाने का या बहाना निकल आता। और भीगे हुए हैं आंसुओं में लोग सब यहाँ, भीगे हुए हैं आंसुओं में लोग सब यहाँ, और चेहरा कोई भी एक तो सूखा निकल आता, चेहरा कोई भी एक तो सूखा निकल आता। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और एक गजल के कुछ शेर और रखती हूँ। देखिएगा कि सपना हमारी आंख से टूटा बिखर गया, सपना हमारी आंख से टूटा बिखर गया, और अपना लगा था जो हमें जाने किधर गया, अपना लगा था जो हमें जाने किधर गया, जाने किधर गया। शुक्रिया। और जाने हमारे साथ कोई क्या ये कर गया, जाने हमारे साथ कोई क्या ये कर गया, क्यों दिल हमारा आंसुओं से ऐसे भर गया, क्यों दिल हमारा आंसुओं से ऐसे भर गया। और एक शेर और देखा है कि पंछी का घोंसला भी तो उजड़ा है साथ में, पंछी का घोंसला भी तो उजड़ा है साथ में, और बरसों से पेड़ था खड़ा, बरसों से पेड़ था खड़ा, आंधी में गिर गया, बरसों से पेड़ था खड़ा, आंधी में गिर गया। ये मैंने पापा को ही समर्पित किया है, उन्हीं को लिखा था मैंने ये शेर। और एक और देखिएगा कि बाजार में बेचेगा उसको, बाजार में बेचेगा वो, बाजार में ही बेचेगा उसको वो एक दिन, बाजार में ही बेचेगा उसको वो एक दिन, माली को देख फूलियों डर से सिहर गया, माली को देख फूलियों डर से सिहर गया। बहुत शुक्रिया। और अंतिम शेर रखती हूँ कि एक दुख ही था जो साथ में चलता रहा सदा, जो एक सच्चाई है वो मैंने कहने की कोशिश की है कि एक दुख ही था जो साथ में चलता रहा सदा, एक दुख ही था जो साथ में चलता रहा सदा, अच्छा भला था वक्त जो पल में गुजर गया, अच्छा भला था वक्त जो पल में गुजर गया। बहुत शुक्रिया। और अपना सपना हमारी आंख से टूटा बिखर गया, अपना लगा था जो हमें जाने किधर गया। और पापा भी कुछ कह के गए हैं इस पुस्तक के लिए कि आपको याद ही है कि आप सब कुछ आप जानते हैं कि पापा के जाने के बाद 3 पुस्तकें आ गई हैं उनकी माहिया पर, जो कह लो जो कहना है, और गजल का व्याकरण, और अभी जो उन्होंने हॉस्पिटल से जो रचनाएं लिखी थी बहुत कुछ सोच के आएगी, वो भी अब अवेलेबल है अमेजोन पे, क्योंकि वो भी पब्लिश हो चुकी है। जल्दी आप मतलब उस पर जो भी चाहे ले सकते हैं। तो उसी का एक माहिया मुझे अच्छा लगता है। क्या क्या पापा लिख गए, बहुत सारे माहिया जो उनके मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ कि संग कुछ दिन रहना है, संग कुछ दिन रहना है, ये चुप्पी कैसी कह लो जो कहना है, क्या बात, चुप्पी कैसी कह लो जो कहना है।
बहुत सारे वाह, भाई वाह। उन्होंने महाया लिखे हैं बहुत और सुंदर। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। मैं क्या कहूँ कि सभी जानते हैं, एक वो भी कहते हैं कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, शुक्रिया। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और जागा रहा तो मैंने नए काम कर काम लिए, कर लिए। जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ऐ नींद आज नींद तेरे तेरे न आज न आने का शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। और कुछ लिखा है कि सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, स्वागत नए का और पुराने का पुराने शुक्रिया। का शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर है कि आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियाँ, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियाँ, और दीवारों मेरी राह में आने का आने शुक्रिया। का शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। फिर कहते हैं कि गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी। बहुत बहुत सच्ची और बहुत अच्छी बात कही है कि गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, ये बात है तो सारे जमाने का जमाने शुक्रिया। का शुक्रिया। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। आंसू था माँ की गोद में आकर समा गया, आंसू था माँ की गोद में आकर समा गया, नजरों में मुझको अपनी गिराने का शुक्रिया। वाह, और वाह। अंतिम शेर ना बहुत अच्छा लिखा है कि अब मुझको आ गई हैं मनाने के सब हुनर, अब मुझको आ गई हैं मनाने के सब हुनर, यूं मुझसे रूठ रूठ के जाने का शुक्रिया, यूं मुझसे रूठ रूठ के वाह वाह। जाने का शुक्रिया। जितना वाह, कहा वाह, जाए वाह। बारे में बहुत कम है। तो बिल्कुल। बहुत बहुत आभार इंदु जी और राज जी इस प्रोग्राम को करने के लिए और हमें आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत आभार बहुत आपका। बहुत धन्यवाद भावना जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और सर की तो बहुत सारी रचनाएं हमेशा सकारात्मक होती थी और हम लोगों को जी ना सभी को जीने का संदेश देती थी बिल्कुल कि बिल्कुल और वो आखिरी सांस तक जैसे ना कि अपनी बीमारी के समय भी जूझते रहे, तब भी उसके बाद भी उन्होंने गजल लिख लिख के भेजे हैं शेर। तो ये बहुत अच्छी। उनकी जी हिम्मत जी ही थी, बिल्कुल। जो उनकी सकारात्मक डायरी, सोच। जी डायरी और कहेंगे उसे, जो कहना है एक तरह से उनकी डायरी है जो उसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है। जी, तो तब भी उसमें एक आधी गजल को छोड़ के या जो एक आधी बात है वही नेगेटिव पे जाएगी। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो हर चीज वहाँ हॉस्पिटल के बेड पर भी हाँ, उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक। पॉजिटिव लिखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वो हमेशा और यही नहीं, कहते भावना, थे और कि जो हमें अभी आपने प्रगीत के बारे में बताया, तो ये थोड़ा सा नेचुरल है ऐसी घटना होने के बाद, लेकिन फिर भी जिसके पास सकारात्मकता की इतनी बड़ी मूर्ति हो और इतनी बड़ी धरोहर हो, तो जी प्रगीत को कहीं और से जोड़ती नहीं है। वो केवल पापा की रचनाएं पूरी पढ़ जाए एक बार दोबारा दोबारा, क्योंकि देखिए जी। मेरा इस ये मानना है बात कि में एक ही कहना चाहूंगी राज गजल जी, को जी मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि लाइक पापा, जो मुझे नहीं लगता, मतलब हम जब तक किसी अपने ऐसे को नहीं खोते, हमें दर्द पता होता है कि दुनिया में हो रहा है, वो गए और हमें वो दर्द महसूस होता है। देखिए कोई चीज आपके पास ऐसी होती है जो आपकी सबसे प्रिय चीज होती है, और मैं इस ये कहने में जरा सा भी मुझे दर्द या दुख या नेगेटिव चीज नहीं आएगी कि दुनिया में अगर नंबर 1 प्रगीत किसी को चाहते थे वो पापा थे, और वही चीज उनसे छीन ली गई। ये फैक्ट है कि जितने भी हालात जैसे भी बने हैं अब तक हमारी, मतलब जिंदगी जो हमने साथ जी है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि नंबर 1 पे पापा उनके दिल में थे और वही चले गए। और ये मैं जानती हूँ कि उनको उन 14 दिन में मैंने कैसे जिंदा रखा है। जिस दिन पापा गए उन्होंने उसी दिन ये कह दिया मुझे जीना नहीं है। और आज मेरी बस कोशिश ये रहती है कि वो अब बस मैं कितना भी पॉजिटिव होने दे कि पापा हैं, आप ये क्यों कहते हो पापा नहीं है, लेकिन किसी से उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली जाए तो वो डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। और जैसे कि अब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि काफी हद तक लेकिन रहेंगे टैबलेट पर अभी, लेकिन ठीक है जैसे भी भगवान रखता है कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनको हमेशा पापा की सारी बातें याद दिलाती रहूंगी, जो चीज वो पॉजिटिव कहते थे वो उनको समझाती रहूंगी, और हमेशा कमरे में लाके फोटो के सामने खड़े हो जाते हैं, पापा से बात करिए आप ठीक हो जाएंगे। बस ये मेरा प्रयास है। बिल्कुल सबसे नहीं अच्छी कर, इस बात पर है। हम नहीं, इस पे हम थोड़ा अलग से बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम तो 20 साल से मेडिटेशन में है। जी जी। डिप्रेशन की दवा पूरे मेडिकल साइंस में नहीं है। ये जो भी डॉक्टर कहते हैं ना कि हम दवा दे रहे हैं, ये जी केवल आपको अनुभव करने की शक्ति को छीन करते हैं। जैसे एक होता है कि खतरे को हटा देना, क्योर करना, वो है ही नहीं मेडिकल साइंस में। कि बस वो केवल रिलैक्स कर वो सुला देती है और वो बाकी केवल कुछ नहीं केवल आपके, जैसे होता है ना कि एक दर्द ठीक करना और एक दर्द को तुरंत जो है वो स्प्रे करके। और मैं स्टॉप कर देना। एक बात आ गई इसलिए मैं प्रसंग बस कह रहा हूँ
जी, जी। मैं पहले वो स्प्रे रखता था, जो दर्द में स्प्रे करते हैं, तो मुझको एक डॉक्टर ने मना किया। देखिए ऐसा होता है, जब स्प्रे करते हैं तो दर्द तो जी। आपका मिट जाता है, लेकिन जो डैमेज होता है, जिसके दर्द होता है, वो जो कहते हो रहता है। तो वैसे आप खड़े होंगे, दर्द करेगा, आप रुक जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब दर्द जी। महसूस नहीं हो रहा है तो आप और तेजी से खड़े होंगे तो और डैमेज कर लेंगे। तो जी। प्रगीत, हम आपसे फोन करिएगा, जब भी होगा हम बात करेंगे। जी, बिल्कुल जरूर बिल्कुल, महाराज। आपका बहुत बहुत आभार प्रगीत भैया, जब भी प्रगीत जी। चाहे, वंदना जी जब भी चाहे सब लोग बात कर सकते हैं। और वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण भारती सर जुड़े हुए हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। जी, जी। हाँ, स्वागत है। हाँ, ये कुंवर जी की स्मृति को बहुत सुंदर काव्यांजलि है। उनके बेटे प्रगीत कुंवर व सुशील बेटी वंदना जी और भावना कुंवर के साथ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग। जी सर, जी, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद ही सर उनका के जोड़ने के लिए। पहचान सर के साथ रहे हैं कृष्ण भारती सर, इसलिए आपको भी बिल्कुल। प्रणाम कर रहे हैं। जी, सभी को नमस्कार प्रणाम। नमस्कार अंकल उन्होंने जी। हमारे अपने शैशव काल से हमें देखा है, जब हमने होश नहीं संभाला था तब उनकी गोद में खेले हैं हम। जी तो जी उन्होंने जी। तो हमें उस रूप से इस रूप तक आते देखा है, तो जी। नमन करते हैं अंकल जी को। मेरा भी प्रणाम बहुत बहुत। बिल्कुल, डॉक्टर भावना कुंवर जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बयान किया अपना दुख दर्द भी, और प्रगीत जी के बारे में भी, परिवार के बारे में भी। परिवार को संभालना बिल्कुल आप सबकी जिम्मेदारी है। सब मिलकर रहें, एक दूसरे का हाथ थामे, सबके दुख दर्द हल्के होंगे, खत्म तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहारा सब एक दूसरे को मिलता रहेगा। तो इसी आपकी भावना को नमन करता हूँ। और हमारे साथ सीबी शर्मा जी, सविती देवी जी, कृष्ण भारती जी, अंदा पाटनी जी अंदा पाटनी जी यूएस से जुड़ी और हुई है। वसुधा कनप्रिया जी, इतने लोग और हैं, इनके नाम मेरे सामने आए हैं। तो आगे हमारे प्रगीत जी हैं, तो प्रगीत जी के लिए उसी गजल के 2 शेर पढ़ के प्रगीत जी को आमंत्रित करूंगा अपनी बात कहने के लिए कि आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई, आज सच पूछो तो अपनी हिचकियां अच्छी लगी, वाह वाह वाह। आज सच पूछो तो अपनी हिचकियां अच्छी लगी, फूल जैसे सुर्ख होठों के निशा देने के बाद, फूल जैसे सुर्ख होठों के निशा देने के बाद, उसने जो रख ली वो मेरी चिट्ठियां अच्छी लगी। बहुत सुंदर। तो इन्हीं शानदार अशार के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ भाई प्रगीत कुंवर जी को कि आए और अपना दुख दर्द, अपना संस्मरण, अपनी यादें, अपनी बातें रखें। स्वागत। प्रगीत भैया बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको राजेंद्र भैया और इंदु भाभी, आप दोनों को नमस्कार करूंगा, और मंच पे आसीन सभी अग्रजों को नमन करते हुए, पिताश्री की स्मृतियों को नमन करते हुए, और एक बार फिर धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि आपने आज इस दिन, जिसमें हम पिछले वर्ष पूरी तरह से होशो हवास में नहीं थे, क्या करेंगे क्या है, आज कम से कम हम उन्हें याद कर पा रहे हैं, आपके साथ बैठ के हिम्मत बटोर पा रहे हैं। क्योंकि पिछला वर्ष 27 तारीख से ही एकदम समय ने इतना चक्र जो था हमारे हाथ से जैसे रेत फिसलता चला जा रहा हो, ऐसा होना शुरू हुआ। 27 की सुबह सुबह से पहले जो भी चीजें थी, सब चीजें आप सब हम जानते ही हैं, लेकिन हम डॉक्टर से बात करते थे, कुछ भी करते थे, और हर वक्त जैसा भी डॉक्टर हमें बताते थे तो हमें लगता था कि वो हमेशा कहते थे स्टेबल हैं, पापा की तबीयत स्टेबल है, ये है, लेकिन हम हमेशा मन में कहीं एक वो रहता था कि डॉक्टर्स का कहना जो भी है, रिपोर्ट कभी कहते हैं ये ज्यादा है, ये कम आया, लेकिन हम पापा जी से पूछते हैं सीधा कि उनको कैसा महसूस होता है। हमेशा वो एक इतना पॉजिटिव रहे बात तक, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा तो बस एक थोड़ी खांसी कम करवा दो और ये मेरा मास्क कटवा दो, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखना कि कोई भी, ये मेरा निजी वो है मानना, डॉक्टर्स जो कहते हैं उनको लेना, तुम ये नहीं है कि मेरी बात सुन के तुम इस चीज पर अपना एक्टिवेट करना शुरू कर दो। तो हम उससे हमें हिम्मत मिलती थी कि चलिए वो अपनी जो बात बता रहे हैं वो हाल जो एक बीमार इंसान खुद कह रहा है, उससे अच्छा डॉक्टर भी नहीं पहचान सकते। लेकिन 27 तारीख को जब उन्होंने पहली बार वो मैसेज सुबह सुबह भेजा कि ऐसे ऐसे कल से मुझे कुछ परेशानी होनी शुरू हुई है, तो एकदम बहुत परेशानियां बढ़ गई, दिमाग एकदम परेशान हो गया, क्या करें कैसे करें।
उसके बाद स्थितियां ये थी कि परिवार का सिचुएशन ये थी कि दूर रहते हुए ना आते हुए भी सब चीजें हमें देखनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि परिवार में हर तरफ सब बीमारियों ने घेर रखा था। तो अपने पास बचे हुआ जो उस समय संसार था वो छोटा था, प्रतीक चाचा जी का बेटा, अशोक जगदर अंकल जी, तो जब भी कुछ होता था तो 3-4 लोग हम मिलकर मंत्रणा करते थे। तो फटाफट हमने बातचीत की। बातचीत करने के बाद अशोक अंकल बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी डॉक्टर महेश शर्मा जी से बात करता हूँ। उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने भी एकदम एक्शन में आए और बोले मैं अभी जाता हूँ और जाकर मैं सारा जो भी पता करूंगा आईसीयू डॉक्टर्स की टीम से। वहां जाकर उन्होंने हमारी बात करवाई पापा जी से कि देखो पापा के पास है, अभी कुमार विश्वास भाई से बात हुई है, अशोक जी से बात हुई है और अच्छी खबर यह है कि वो 95% रिकवर हो चुके हैं। तो हमने पूछा आज जो खांसी और जो उनका पहली बार अनुभव ऐसा हुआ, आज तक तो हमेशा अच्छा अच्छा कह रहे थे लेकिन आज हम घबराए हुए हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने बारे में कुछ कहा है और वो चिंता का विषय है। बोले नहीं ये चीजें ऐसी हैं कि आफ्टर इफेक्ट हैं, धीरे धीरे जाएंगे। तो हम उस 27 तारीख की शाम तक, सुबह से शाम तक का जो सफर था, हम काफी ऊपर और नीचे हमारा मन बैठता रहा, ये रहा। शाम को जाके फिर जब बहुत वो चले गए थे वहां से डॉक्टर महेश शर्मा जी पापा जी से मिलकर, उसके बाद हमने बातचीत करनी शुरू करी पापा जी से भी। तो पापा जी बोले कि आज मेरे को बहुत सुकून है क्योंकि उन्होंने कहा 3-4 दिन में मैं घर चला जाऊंगा, तो आज मुझे चैन की नींद आएगी। फिर भी हमारे मन में कहीं कुछ लग रहा था कि आज पहली बार पापा जी ने ऐसा क्यों कहा। और हमने वीडियो कॉल पे उन्होंने वो देखा और उन्होंने कहा देखो अब तुमने अपना मेरा हाल देख लिया, जो मैंने लिखा था ये चल रहा है। उसके बाद जब शाम को अशोक अंकल जी से और प्रतीक जो मेरा चाचा जी का बेटा, हम लोगों ने मिलके एक बातचीत की और मैंने अपनी शंका रखी। हमने कहा अंकल कहीं ये लग रहा है कि क्या हमने कुछ गलती तो नहीं की हुई, क्या हमें हॉस्पिटल बदलना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि पापा जी अब इतने 15 दिन होने वाले हैं तो अब पहली बार उन्हें शिकायतें क्यों हो रही हैं, अब तो रिकवरी की तरफ जाने चाहिए। तो उन्होंने यही कहा बेटा आप क्यों अपने मन को कर रहे हो, आप आज अपने इस चीज की थोड़ा 15 दिन से इतने परेशान हो, कुछ खुशी मनाओ कि आज कम से कम एक ऐसा सुखद क्षण आया है जब डॉक्टर्स ने कहा है कि वो रिकवर हो रहे हैं। और आप शंका क्यों ला रहे हो मन में? शंका लाने का प्रश्न नहीं होना चाहिए। चलो तुम्हारी बात रखता हूँ, एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं, प्लस माइनस देखते हैं। तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें ये लगता है कि इस हॉस्पिटल में किसी सुविधा की कमी है कोई टेक्निकली? मैंने कहा नहीं। कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है? मैंने कहा नहीं ये तो नहीं लग रहा, सब चीजें हैं। बोले तो ये तो प्लस हो गया हमारे लिए। दूसरा ये कि क्या यहाँ केयर करने में कोई दिक्कत है? डॉक्टर महेश शर्मा खुद आकर मिलते हैं, पूरा स्टाफ जानता है ऊपर से नीचे तक कि वो उनके जानकार हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा केयर होती है। तो क्या इससे बेटर कहीं हो सकता है? हमने कहा नहीं ये भी नहीं होगा। बोले और तीसरी बात डॉक्टर साहब खुद अपने आप में इतने सरल हैं, तुम खुद बताते हो कि सुबह शाम वो अपने अटेंडेंट तक के नाम जानते हैं, लिखते हैं, तुमसे मिलवाते हैं वीडियो पर कि आज देखो आज मेरा ये इन्होंने मेरे को मेरी वो स्पंज किया और आज इनकी एनिवर्सरी है, देखो चॉकलेट लाई है मेरे लिए। तो जितना वो मिलकर रहते हैं परिवार के साथ और हर व्यक्ति के साथ, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबके साथ उनका मिलनसार जो व्यक्तित्व है, तो वो ऐसे इंसान भी नहीं है जो हॉस्पिटल में लोग कई बार मरीज से परेशान हो जाते हैं डॉक्टर्स भी कि भाई ये बहुत झिकझिक करने वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो अब तुम बताओ इसके बाद तुम्हारा निर्णय क्या है? मैंने कहा प्रतीक भी बोला चाचा जी का बेटा कि नहीं अंकल आप सही कह रहे हो और इसका मतलब आज फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। पापा जी से फिर बात हुई, पापा जी बोले कि हाँ अब ऐसा है, आज जो है बहुत अच्छा मुझे लगा और कम से कम अब एक पॉजिटिव ये चीज आ रही है कि जल्दी घर आऊंगा। हमने कहा आप एक काम करिएगा, जो भी ये खांसी वगैरह है सबसे अच्छा इलाज होता है आराम, आप आराम कीजिएगा, आराम के बाद आराम में ये सारा समय निकल जाएगा और आप सो जाइएगा। गुड नाइट करी उनसे, 10 बजे एज यूजुअल वो सो भी गए। 12:30 बजे भावना ने देखा कि वो फेसबुक पे ऑनलाइन दिखे। तो हमारी आदत थी कि हम उन्हें कभी ऑनलाइन होने नहीं देते थे क्योंकि हमें चिंता रहती थी कहीं वो किसी और चीज को या जो उन दिनों हालात चल रहे थे उनसे वाकिफ ना हो जाएं और वो परेशान ना हो जाएं, क्योंकि थोड़ा बालमन था उनका कि वो हॉस्पिटल इन चीजों से घबराया करते थे। तो हमने जैसी भावना ने एकदम उन्हें फोन किया, पापा जी आप कैसे 12:30 बजे जागे हुए हैं? तो एकदम उन्होंने वीडियो कॉल पे फिर लिखकर जवाब देना शुरू किया कि नहीं चिंता मत करो, मैं तो सो गया था लेकिन एक गजल मेरे दिमाग में चल रही थी और वो गजल जो है जब मेरी आंख खुली अभी तो मैंने वो गजल पूरी की है और देखो ये गजल मैं तुम्हें भेजता हूँ। गजल भेजी और बहुत अच्छी गजल थी, सो भी कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन
हमने कहा आप अच्छा है, जो गजल थी ये भी पूरी हो गई, लेकिन अब आप प्लीज सो जाइए क्योंकि अब 12:30 बज चुके हैं। 10 बजे हमने पहले गुड नाइट किया था, 12:30 बज गए हैं। अब आप प्लीज सो जाइएगा क्योंकि आराम का भी बहुत जरूरी है आपका। बोले ठीक है। हमने कहा वादा कीजिएगा। बोले हाँ पक्का वादा। हमने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। वो हमारा आखिरी संवाद रह गया उनसे। उसके बाद वो ऐसी चिर निद्रा में गए कि हम कभी बातचीत के लिए हम तरसते ही रह गए, क्योंकि उससे अगले दिन ही सुबह सब चीजें बदलती चली गई। 28 तारीख को अचानक पता चला, बल्कि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने फोन किया, प्रगीत बेटा ऐसे ऐसे कल तो मैंने देखो तुम्हें मिलवाया था, लेकिन परिस्थितियां पता नहीं कैसे बदल गई। अब जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। तो हम तब से परेशान थे। उस दिन बुधवार का दिन था 28 को, परिवार में क्योंकि साईं बाबा को मानते हैं, तो घर में जब बातचीत चल रही थी तो सब यही चल रहा था, कल बृहस्पतिवार है, साईं बाबा का समय रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब हम बहुत अपने आप को कोशिश करते रहे, लेकिन आज 29 तारीख वाला दिन वो आया जब 12:21 पर हमें वो दुखद सूचना मिली। और तब हम अकेले खड़े हुए थे और सोच रहे थे कौन क्या कैसे होगा। और डॉक्टर महेश शर्मा जी, अशोक चकधर अंकल जी, इन सभी लोगों ने किस तरह से उन चीजों को किया, जो हमारा प्रतीक हो गया, शरद मेरा दोस्त हो गया, मंजू दीदी हो गई, जो भी लोग वहां उस समय थे और बाकी जो लोग वहां पहुंचे, उन सभी ने जाकर थोड़ा हमें इस चीज के लिए हमें हिम्मत दी कि कम से कम आज तक हम ये सोच पाते हैं कि बिल्कुल अकेले विदा जैसा होने की स्थितियों में सब लोग वहां जुड़ पाए। और जहां तक पापा जी की पॉजिटिविटी की बात है, तो लगातार चलता रहता था। मुझे याद है उन दिनों उनकी शेप बढ़ रही थी लगातार, तो अपने को भी आदरणीय वाजपेयी भाई साहब जुड़ गए हैं 1 मिनट के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। सर रास्ते में है लेकिन जुड़े हैं, बहुत अच्छा जी। नमस्कार अंकल जी। आइए वाजपेयी जी, स्वागत है। जब मैंने देखा पापा जी की शेप बढ़ती जा रही है, और वो अपने आप को हमेशा फिट रखना पसंद करते थे, हमेशा पूछते थे कपड़े पहनकर भी देखो ये अच्छा लगा या वो लगा, हमेशा उनकी आदत थी। ऑनलाइन आने से पहले भी एक बार जरूर दिखाते थे, देखो आज ऑनलाइन में, या हम कहते थे वो आपने उस दिन जो पहना था वो निकालिएगा, वो अच्छी लगी थी जो चूनर आपने डाली थी, इसका आप कुछ भी लिया था। तो बोले एकदम कि प्रगीत तुम्हारी ये दाढ़ी क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी भी बढ़ रही है। बोले नहीं तो मेरी तो यहाँ वो मजबूरी है, और ऐसा है तुम अच्छे नहीं लग रहे हो दाढ़ी बढ़ाकर। मैंने कहा मैंने जिंदगी में पहली बार बढ़ाई है, लेकिन ये शर्त है कि जब आपकी शेप बनेगी उसी समय मैं शेप बनाऊंगा। बोले हाँ, इसका मतलब तो मुझे जल्दी ठीक होना पड़ेगा और जल्दी जाके मैं घर जाके अपनी शेप बनाऊंगा, और तब तुम्हें एक फोटो भेजूंगा और वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन तुम जल्दी से इस काम को वो करना। तभी उनकी निगाह मेरी शर्ट पर पड़ी, तो मैं उस दिन ब्लू स्ट्राइप की एक शर्ट पहने हुए था, और इत्तेफाकन जो उनको हॉस्पिटल का वो था ड्रेस, वो भी वही थी। बोले आज तो तुमने और मैंने बिल्कुल एक से कपड़े पहने हुए हैं। मैंने कहा देखिए कपड़े भी एक से हैं, शेप भी एक सी है, दाढ़ी भी एक सी है कि जल्दी से आप घर आए ठीक होकर, और फिर दोबारा से हम फिर वही हंसे बोले। लेकिन परिस्थिति मतलब 24 घंटे भी नहीं रह गए थे उस बात के लिए, जो दुखद घड़ी हमें फिर बाद में देखना पड़ा। तो ये पॉजिटिविटी थी हमेशा इस चीज के लिए। उन्होंने आगे तक हमें हंसने के लिए कहा। जब उनके मास्क भी लगा हुआ था, भावना ने एक बार एक फोटो उन्हें भेजा, क्योंकि हम कोशिश करते थे उनका मन बहलाने का, तो उन्होंने एक फोटो भेजा अशोक चकधर अंकल का और उनका साथ में। तो इन दिनों जो ऐप आते हैं उसमें कई बार होता है ना, वो खरगोश बन जाते हैं, ऐसा कुछ है, तो ऐसा बना के भेजा। तो इन्होंने लिखा कि पापा जी देखिए आपका कितना अच्छा फोटो आया, क्यूट फोटो आया है। तो उनका उत्तर जो आया उससे हम लोग टूट से गए, क्योंकि उन्होंने उत्तर में एकदम लिखा कि नहीं क्यूट तो जरूर है, लेकिन इस समय म्यूट खरगोश है, क्योंकि वो मास्क पहने हुए। हमने कहा म्यूट मत कहिएगा, आप पहले भी बचपन से मैं पता है कि आप हमेशा मौन व्रत रखा करते थे 2-2, 3-3 दिन, तो आप समझ लीजिएगा ये मौन व्रत है, और जल्दी आपका ये व्रत टूटेगा और अब आपकी आवाज और भी ज्यादा निखर कर आएगी। लेकिन वो आवाज बस कानों में ही रह गई। उनका एक गीत मुझे याद आ रहा है इस समय, क्योंकि गजलें तो काफी लिखी, लेकिन बचपन से जब उनके गीत पढ़ते रहते थे, तो एक गीत का कुछ अंश मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं उलझ जाऊं तो क्या है, ये तुझे मेरी दुआ है। मैं उलझ जाऊं तो क्या है,
ये तुझे मेरी दुआ है, तेरे चेहरे पर ये घुंघराली लटें जिंदा रहे, मेरे दरवाजे पे तेरी आहटें जिंदा रहे। बहुत बढ़िया, क्या सुना गीत बात नहीं है, है, क्या बहुत बात है, बढ़िया। क्या बात है। जाऊं तो क्या है। और इसका एक अंतरा और जोड़ूंगा क्योंकि इसमें जीवन दर्शन उन्होंने कहा, जिंदगी फूलों की खुशबू ही नहीं कांटा भी है, एक चुंबन ही नहीं ये वक्त का चाटा भी है, सिर्फ त्योहारों की हलचल ही नहीं है जिंदगी, क्या बात है, क्या एक बात है। मरघट में खड़ा खामोश सन्नाटा भी है, सन्नाटा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर। सिमट जाऊं तो क्या है, खुद से कट जाऊं तो क्या है, मन की चादर पर गमों की सिलवटें जिंदा रहे, मेरे दरवाजे पे तेरी आहटें जिंदा रहे। रहे, मैं उलझ जाऊं तो क्या है। तो ऐसे ऐसे गीत थे जो उनके सामने भी सुनकर अच्छा लगता था, खुद गाकर गुनगुनाकर भी अच्छा लगता है। और कुछ सर जो है ना, आपको और वंदना जी को बड़ा आशीर्वाद दे गए कि आप दोनों लोग इतना अच्छा लिखते हैं और आवाज भी बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि सर पढ़ रहे हैं। आपकी बिल्कुल आवाज बिल्कुल, मैं काफी ये कहने जा रहा था इंदु जी की, एकदम लग रहा था कि जैसे बहुत दादा की बहुत आवाज जो शुक्रिया। है वो बिल्कुल सर प्रगीत से से निकल मिलती रही है। जुलती है, लेकिन वंदना जी को और आपको जो आशीर्वाद दे गए हैं सर, उसको संजो के रखिए आप लोग दोनों लोग, जी, जरूर से ये जरूर। आप और लोगों का सब जी, सहयोग प्रयास रहिएगा, यही आप सब रहता है लोग हैं कि उनकी परिवार जो के। विरासत मिली है वो हम संभाल हाँ, पाए। बिल्कुल वास्तव में हम पूरा प्रयास रहते हैं कि हम आप लोग जो बात कह रहे हैं उसे हम कर पाए। बिल्कुल आप बिल्कुल। सबका सहयोग इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि आप नहीं सब वंदना, साथ आप में लोग इतना बड़ा सक्षम भी है ना, परिवार ऐसा है। नहीं सिर्फ कह रहे हैं या आप चाह रहे हैं, ईश्वर ने सक्षम बनाया है, आप पूरी तरह से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर जी। बिल्कुल। जी, आप सब अपनी भी आशीष कुछ बना के रखें अपना बस। बिल्कुल हमेशा है, जरूर, हमेशा है। हमेशा हम लोग सब लोग हैं। हाँ उसी प्रगीत भैया। दौरान कुछ, हाँ, अपनी भी कुछ पंक्तियां मैंने कही थी, तो कुछ कुछ उनकी जी पंक्तियां मैं जी लाता हूँ जो स्वागत मैंने स्वागत। में कहा था। चेहरे पे लिखा दर्द छिपा भी नहीं सकता, चेहरे पे लिखा दर्द छिपा भी नहीं सकता, जो दिल में है मेरे वो बता भी नहीं सकता, चेहरे पे लिखा दर्द छिपा भी नहीं सकता, जो दिल में है मेरे वो बता भी नहीं सकता, करती हैं जिन्हें देख के पीछा मेरी यादें, करती हैं जिन्हें देख के पीछा मेरी यादें, कदमों के निशान अपने मिटा भी नहीं मिटा सकता, भी नहीं वाह सकता, क्या कदमों के बात है। निशान अपने मिटा भी नहीं सकता। क्या और बात। पापा जी के उस समय में पता नहीं जो भी कुछ था, उन्होंने क्योंकि अपने गीतों में भी कहा था कि दर्द मिले तो गीत बना, कोशिश बिल्कुल करते रहे कि उस तरह से अपने आप को उबारें, दवाएं, ये सब चीजें अलग चलती हैं, लेकिन जो एक अंतर मन से आप अपने आप अपना आत्मविश्लेषण करके कुछ कर सकते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अपने आप अंदर से ही आपको शक्ति या ऊर्जा पैदा करनी पड़ती है उससे लड़ने के लिए। तो एक और उनके लिए मैंने एक गजल कही थी, उसके चंद शेर करता हूँ समय सीमा दिमाग में रखते हुए। जी स्वागत। जी, जिस्म आगे से हटे तो आप होंगे सामने, जिस्म आगे से हटे तो आप होंगे सामने, धुंध आंखों की छटे तो आप होंगे सामने, धुंध आंखों, कश्मकश है बस यही कि वक्त पीछे जा सके, कश्मकश है बस यही कि वक्त पीछे जा सके, काश कुछ ऐसा
घटे तो आप होंगे, घटे तो आप होंगे सामने जिस्म आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, हम लोग तो बिल्कुल खो गए उसी में। ये थे डॉक्टर कुंवर जी, हमारे डॉक्टर साहब के सुपुत्र, और बहुत ही भावुक और बहुत ही जो संस्मरण सुनाया आपने पिछली बार, हम लोग बिल्कुल उससे रूबरू हैं और बिल्कुल आंखों के सामने तस्वीरें बिल्कुल दोबारा सब तैर गई हैं, और आपकी रचना भी उसी भाव को लिए हुए, तो ये यादें हमेशा बनी रहेंगी। वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी आप सबको बहुत आशीर्वाद दे रही हैं, तीनों लोगों को बहुत बहुत आप सभी लोगों ने इतनी हिम्मत दी है पिछले एक वर्ष में, यदि हम देखते हैं तो मैं हमेशा हर मंच से ये कहता हूँ कि इतना बड़ा परिवार वो हमारे लिए देकर गए हैं कि हमें कई बार ये लगता है कि एक हमारा परिवार एक सीमित परिवार तक नहीं रहा, पूरा विश्व भर में जो होता है, और हर व्यक्ति हमारे को नजर आता है जब बातचीत होती है कि शायद कहीं ना कहीं वो हमसे भी एक कदम आगे प्यार उन्होंने पापा जी का पाया। जैसे आप तो उदाहरण हैं, रूस से श्वेता सिन्हा जी भी जुड़ गई हैं, सबको नमस्कार कह रही हैं। अलका शर्मा जी भी तो ही हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं। और ये क्या नाम है इनका, सिन्हा, अलका सिन्हा नहीं, वो भी जुड़ी हुई हैं। सभी को प्रणाम करते हैं। और अभी 2 शब्द राज साहब भी अपना कुछ कहें, उनको बुलाती हूँ मैं, आइए। ये जैसा कि डॉक्टर साहब का भावना थी वसुधैव कुटुंबकम की, तो पूरे दुनिया में, पूरी धरती पर वो छाए हुए हैं, और किसी भी देश में हम जाएंगे तो उनका नाम लेंगे तो कोई ना कोई हमें जरूर अपने घर में एक आदमी रुकने की जगह दे देगा उनके नाम से। ये बात तो बिल्कुल बहुत बड़ा परिवार है उनका। अभी राजपाल यादव जी भी, हमें राजपाल यादव राज जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, तो 3 राज हो गए। तो हाँ, तो वैसे तो मैं तो लगातार शुरू से बोलता ही आ रहा हूँ, लेकिन एक 5 शेर मैं अपनी गजल के बोल रहा हूँ जो डॉक्टर साहब की तरफ से आप लोग मानिए कि जब कभी अपने हमारे रूठ जाते हैं, कि जब कभी अपने हमारे रूठ जाते हैं, भूल करके हम अहम उनको मनाते हैं। तो ये उनकी भावना है। डॉक्टर साहब जो है बिल्कुल मन में नहीं रखते थे, सबके आगे हम चाहते हैं कि हम बड़े बन जाएं, लेकिन वो अपनी लकीर छोटी कर लेते थे कि हम छोटे हैं आप बड़े हैं। जब कभी अपने हमारे रूठ जाते हैं, भूल करके हम अहम उनको मनाते हैं, रोटियां कम हो अगर तो बांट लेते हैं, रोटियां कम हो अगर तो बांट लेते हैं, इस तरह से जश्न हम हर दिन मनाते हैं। रोटियां कम हो अगर तो बांट लेते हैं, इस तरह से जश्न हम हर दिन मनाते हैं। और अब उन्हें माँ बाप कह लो या खुदा कह लो, कि अब उन्हें माँ बाप कह लो या खुदा कह लो, हम उन्हीं के फैसलों पर सिर झुकाते हैं। कि अब उन्हें माँ बाप कह लो या खुदा कह लो, हम उन्हीं के फैसलों पर सिर झुकाते हैं। और हो भले जाओ बड़े लेकिन झुके रहना, ये उनकी सीख भी यही थी कि हो भले जाओ बड़े लेकिन झुके रहना, बस यही एक बात बच्चों को सिखाते हैं। हो भले जाओ बड़े लेकिन झुके रहना, बस यही एक बात बच्चों को सिखाते हैं। और एक शेर आखिरी इसका ये कि चोरियां माँ बाप भी कुछ कम नहीं करते। उन्होंने भी की, हम लोग भी कर रहे हैं, आप सबने की, करते रहेंगे कि चोरियां माँ बाप भी कुछ कम नहीं करते। वो हमारी आंख से आंसू चुराते हैं, कि वो हमारी आंख से आंसू चुराते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय वाजपेयी जी से एक बार प्रार्थना करूंगा कि अगर आपका वीडियो खोल सकें और आप कुछ बोलने की स्थिति में हो, अगर आवाज आ रही हो मेरी, क्योंकि वो रास्ते में कहीं से लौट रहे हैं, दिल्ली के प्रोग्राम से लौट रहे हैं। जी बिल्कुल आ गया, फोटो ना डाले, लेकिन आ गया। अरे वाह सर वाह। ये 2 लाइन मैं पढ़ती हूँ, फिर आप पढ़िए। सर का एक शेर वो पढ़ रही हूँ। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं से बांसुरी के स्वर बनाए, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बनाए। बिल्कुल। और रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर,
जी अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। सपने चुरा लिए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये भी बहुत अच्छा। बड़ी बात है किसी शायर के लिए, रचनाकार के लिए, कि उसका शेर लोगों की जुबान पे चढ़ जाए और बहुत सारा ज्ञान दे जाएं कि खाली उस्ताद लोग उसको समझें, तो किसी काम का नहीं है। तुलसी भी इसीलिए घर घर में गाए जाते हैं कि वो सरल है। बिल्कुल तो एक फिराक साहब का इंटरव्यू है दूरदर्शन पर, आप यूट्यूब पे देखिए, तो उसमें फिराक साहब से पूछा किसी ने कि ग्रेट शायरी क्या है, जी तो पलथी मार के बैठे हुए थे आकाशवाणी स्टूडियो में। आकाशवाणी के तो वाजपेयी जी आ गए हैं, नमस्कार, आप जानते ही हैं, हमने देखा होगा उसको। और फिराक साहब अकेले शख्स थे जिन्होंने सिगरेट पीना अलाउ था आकाशवाणी में, वरना जो है किसी की हस्ती नहीं थी कि वह सिगरेट पी सके, और किसी आकाशवाणी की हस्ती नहीं थी कि फिराक साहब को रोक सके। तो वो अपना बैठे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और किसी ने पूछा कि साहब ग्रेट शायरी क्या है, तो बैठे बैठे उन्होंने हाथ उठा के बोला, इतना बड़ा बच्चा जिस जुबान को समझ ले उस जुबान में कहे जो शायरी ग्रेट शायरी। बिल्कुल ये बात पूरी तरीके से दादा कुंवर बच्चन जी पे लागू होती है कि उनके सारे गजलें एकदम बहते हुए पानी पे पानी लिखने के जो काम है वो उन्होंने आसान किया। जी आदरणीय अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, वो जो खत हम तुम्हें दे ना सके लिख लिखा लिए, कितना बढ़िया प्रयोग किया है। और अंत में हमारे आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी आ गए हैं, तो वो भी अपने कुछ संस्मरण, अपनी यादें या अपनी रचना या उनकी रचना जो है प्रस्तुत करेंगे। एक शेर में उनके लिए बुलाऊंगा कि जो मेरी पुस्तक में उन्होंने शुरुआत जिस शेर से की थी, और उसको, उस गजल को अभी प्रीत भैया ने बड़ी शानदार तरीके से गाया है म्यूजिक के साथ, कि पासबुक पर तो नजर है कि कहाँ रखी है, पासबुक पर तो नजर है कि कहाँ रखी है, और प्यार के खत का पता है न खबर है कोई। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय वाजपेयी जी। जी जी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जुड़ पा रहा हूँ, और हमारा भी, हमारा ज्यादा है और जी, और अभी परसों वो मैं जो कविता का कार्यक्रम करता हूँ, तो उसमें भी मैंने उनको कुंवर जी को उनकी रचना पढ़ी थी। एक उसमें क्रम चलता है तो शब्द अमर हैं, तो कुंवर जी को उसमें भी याद किया था। तो देखिए, एक तो ये है कि आज और कल भी होंगे, तो उनकी स्मृति में इतने जो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि लोग उनको कितना प्यार करते हैं। जी। और उनके वो जो एक चलने को एक पांव भी चल रहे हैं लोग, ये बहुत सारे नेताओं की जुबान से, ये जो तथाकथित जो भी साधु संत है, इनसे भी, इनके प्रवचन में भी मैंने सुना है। तो कई बार उनको नाम तो नहीं लेते लोग, और वो तोड़ मरोड़ भी देते हैं जी। वो कितनी बार वो उनका प्रयोग किया जाता है। ये जो अभी राजेश जी बात कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि सबसे बड़ी जो किसी उपलब्धि हो सकती है किसी कवि की, कि उसकी कविताओं की पैठ कितनी समाज में किन किन वर्गों में है। इसी के लिए दुष्यंत जी हैं, और इसी के लिए तुलसी है, इसी के लिए कबीर है, इसी के लिए रहीम है। वरना तो जाने कितने सैकड़ों कवि आए, सैकड़ों कवि आएंगे, सैकड़ों के हजारों आएंगे। तो ये है। अब जहां तक मेरी बात है, मेरा सौभाग्य आप समझिए कि पता नहीं कितने दर्जनों कवि, सब मेरी आदत कहिए या जो कहिए वो अच्छा, जैसे या वो कई दफे हाथ पकड़ के अपने साथ बिठा लेते थे, तो मुझे लगता है 99% कवि सम्मेलनों में मैं उनके साथ ही बैठा हूँ, और वो मतलब अपना लिखते भी जाते थे, कुछ ना कुछ बात भी चलती जाती थी। अब इतने बड़े कवि, और फिर वो, लेकिन वो जो उनकी विनम्रता है, फिर पूछते थे आज क्या सुनाऊं, जब मुझे भंडार भरा पड़ा आपके पास। तो लेकिन हाँ, कई दफे ऐसा होता तो माहौल देखता था, तो मैं कहता था कि नहीं डॉक्टर साहब, आप आज ये सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और मतलब मैं उदाहरण देता हूँ, मैं आकाशवाणी पे, पता नहीं उसमें राजेश राज जी शायद आए नहीं आए कभी, लेकिन मैंने ऐसी श्रृंखला चलाई थी कि 5-6 कवि मंच वाले, और 5 मैं उस जोड़ना चाहता था, कुल बनाना चाह रहा था, क्योंकि मंच की कविता बिल्कुल अलग और जो छपने वाली साहित्यिक कविता बिल्कुल अलग। तो ऐसे मैंने कई कार्यक्रम कराए, इंडिया हैबिटेट सेंटर हो या ICCR का हॉल हो या कहीं कहीं, तो 5 कवि लेते थे हम इधर मंच से जुड़े लोग, और 5 कवि लेते थे उधर, जैसे मंगलेश डबराल, डॉक्टर रामदास मिश्र, जो नई कविता वाले कवि,
अनामिका जी हो गई वगैरह वगैरह। इधर लेकिन मंच वाले वो नहीं, वो चुटकुलेबाज वाले नहीं, तो उसमें जाहिर है कि डॉक्टर कुंवर बेचैन और उस तरह के डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी, उस तरह के नाम जो साहित्य में भी समादृत थे। और ये मेरी बड़ी चिंता रहती है, तो मैं डॉक्टर साहब को यही कहता रहता था, डॉक्टर साहब उस मोर्चे पर भी जरा सजग रहिएगा आप, साहित्य के मोर्चे पर भी। और बाकायदा देखिए ना, उनका काम है बहुत बड़ा। मैं यही उनको मैंने कहता था कि कहीं आप मंच के में बंद के ना रह जाएं, मंच में जाते रहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो बहरहाल वहां पर डॉक्टर कुंवर बेचैन ने वो गीत सुनाए आकाशवाणी के कार्यक्रम में जो वो मंच पर कभी नहीं सुनाते थे, जिसमें उसमें जैसे वो टाई वाला गीत मैं ही कहता था कि डॉक्टर साहब वो सुनाइए, वो टाई टंगने से कतराती है, और कई गीत इस तरह के थे। तो वो उनका जो में काम है जिसपे कि लोग, ज्यादातर लोग शायद ये जानते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छे गीतकार थे, लेकिन उनका हाइकू हो, उनके दोहे हो, उनका ऊपर महाकाव्य हो, उनका कितना काम है और कितनी तरह का काम है, कहानियां, उपन्यास, क्या छोड़ा नहीं उन्होंने कुछ भी। उस पर भी मतलब काम होना चाहिए। ये बात मैंने पिछले साल भी कई कार्यक्रमों में कही थी कि वो सारी चीजें, वो पहलू उभर करके आने चाहिए और लोग उन पर काम करें। उन पर तो वैसे तो इतना एमफिल इतनी हो गई, पीएचडी हो गई, इतनी सारी, लेकिन उनके जो और काम है उन पर भी काम हो, ये तो मैं ये भी चाहता हूँ। और यही कि देखिए, मैं अपनी बात कहूँ तो सबसे पहले मेरा डॉक्टर कुंवर बेचैन से जो एक परिचय हुआ था, मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन असली परिचय वही होता है कि कोई कवि आपको इतना प्रभावित करे कि आप जीवन भर के लिए उससे कुछ सीख ले लें। और वो था घनघोर आपातकाल में कानपुर में 1976 में, 1976, कितने साल पुरानी बात है। तो वो श्रम विभाग का कवि सम्मेलन था और एक से एक दिग्गज लोग वहां बैठे थे। वहां कोई, और डॉक्टर सिद्धनाथ मिश्र बहुत बड़े प्रोफेसर थे, नीरज जी के गुरु थे, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उस दिन जैसा कवि सम्मेलन मुझे लगता है अगर रिकॉर्ड होके बजाया जाए तो वो एक आदर्श कवि सम्मेलन हो सकता है। कहीं मजाल है कि आधी पंक्ति भी जो है कहीं कोई, यानी उसमें कोई जो ऐसी बात कही गई जो गंभीर ना हो, जो सार्थक ना हो, ऐसी रचनाएं सारी हुई। और उसमें पहली बार मैंने डॉक्टर कुंवर बेचैन को सुना था और सीखा था। सीखा ये था घनघोर आपातकाल में कैसे बात कैसे कैसे कही जाती है, अपनी सियाह औरों को अपनी सियाह पीठ छुपाता है आईना, वो हमारे दाग दिखाता है और जब खुद गिरा तो शोर मचाता है आईना, वगैरह वगैरह, पूरी गजल। अरे, और एक एक शेर पे जिस तरह तालियां पड़ रही थी, क्योंकि वो माहौल उस तरह आपातकाल का था। कहीं कौन, मतलब कौन सी दफा कौन लगा लेता, नहीं कैसे अब सलीके से अपनी बात कही जाती, सिंबल्स के जरिए, प्रतीकों के जरिए, बिंबों के जरिए, वो मैंने उनसे सीखा था। फिर बात सौभाग्य मेरा रहा कि बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा और उस वक्त संकोच भी था, बिल्कुल मेरे बहुत शुरुआती दिन थे वो, तो उतनी उस तरह से हिम्मत भी नहीं पड़ पाती थी कि वो लगता था अरे डॉक्टर कुंवर बेचैन, अच्छा ये नहीं, तो एक होता था। लेकिन फिर बहुत जल्दी ये सौभाग्य मिला और फिर एक दफे जब मंच पे परिचय हो गया तो वो सिलसिला तो फिर आखिरी वक्त तक चलता। और ये भी विचित्र संयोग है कि डॉक्टर साहब के अस्पताल में जाने के पहले कोई लगातार कोई 4 कार्यक्रम ऐसे हुए। एक वो हमारे कौन सी संस्था है, एक बड़ी सी संस्था जो पेट्रोल को डील करती, वो लेकर के साहित्य अकेडमी से वो सिलसिला शुरू हुआ। जो अमृत महोत्सव का पहला कार्यक्रम था साहित्य अकादमी का, तो वहां डॉक्टर साहब साथ थे। फिर वो ऐसी कुछ क्रम चला कि कम से कम 4-5 कवि सम्मेलनों में वो हमेशा साथ थे और बहुत एक गौरव की बात होती थी कि भाई हम डॉक्टर कुंवर बेचैन के साथ पढ़ रहे हैं। और वो उनकी विनम्रता, उनका प्यार, उनकी मधुरता, वो तो कोई जो भी उनसे मिला है उसको भूल नहीं सकता। और बस वो बिल्कुल, इसलिए मैं वही कहता हूँ, प्रगीत मेरी बात से बिल्कुल सहमत हो, आप सब सहमत होंगे, बस वो देह रूप में नहीं है लेकिन उनकी उपस्थिति हमेशा रहेगी। अपनी कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से, तरह तरह के जो शेर वो छोड़ गए, मतलब जो वो इतने उदाहरण के लिए बन गए हैं, उनके माध्यम से हमेशा जीवित रहेंगे। और मैं उनकी जो गजल, पता नहीं यहाँ किसी ने सुनाई हो तो मुझे पता नहीं, तो लेकिन वो मुझे बहुत प्रिय है। मैं डॉक्टर साहब से कहता था, कुंवर जी से, कि आप ये शेर सुना लेते हो, मैं तो इसको यानी जब गुनगुनाता हूँ तो मुझे मुश्किल आती है कि उसको पूरा शेर करने में।
मतलब मैं इतना वो भावुक हो जाता हूँ शेर में, पर वो कहता आप सुना कैसे लेते हो, तो वो गजल मुझे बहुत प्रिय थी। उसके 2-3 शेर सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। डॉक्टर कुंवर बेचैन की वो प्यारी सी गजल। जिंदगी यूं भी चली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप जली मीलों तक। धूप क्या है? धूप चली मीलों तक। वो ज्यादा भावुकता में ये होता है, मुझे पूरी रटी हुई है कि जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। और वो शेर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मैं इतना भावुक हो जाता था, मेरी बिटिया तो बाहर है तो वो मैं गुनगुनाने में भी मैं पूरा नहीं कर पाता था। मैं अभी देखे वो कि घर से निकला तो हंसी साथ चली बिटिया की, घर से निकला तो चली बिटिया की, दुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। माँ के आंचल से जो लिपटी तो घुमड़ कर बरसी, तेरी पलकों पे जो एक पीर पली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। और बहुत सारे शेर हैं, चलिए मैं ये शेर कितना प्यारा है। सर सुनाइए जो याद है जी सुनाइए जो आपको याद है। जी बहुत अच्छा लग रहा। मैं हुआ चुप तो कोई और उधर बोल उठा, मैं हुआ चुप तो कोई और उधर बोल उठा, बात ये है कि तेरी बात चली मीलों तक, चांदनी 4 कदम चली मीलों तक। प्यार का गांव अजब गांव है कि जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है कि जिसमें अक्सर खत्म होती ही नहीं दुख मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। और आखिरी शेर ये गजल का कि हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। बहुत बहुत आभार। अगर आप ना जुड़ पाते किसी तरीके से तो हमें बड़ा अफसोस होता। और देखिए आदरणीय वाजपेयी जी ने अपने अनुभव साझा किए, अपने साथ अपना लगाव, आकाशवाणी से जुड़ाव सब कुछ साझा किया। और वो रचना जिसके शेर हर कोई पढ़ देता है, उसको अपने अंदाज से पढ़ के फिर ताजा कर दी गजल, और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही बढ़िया। तो ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर इस मामले में रहा कि सबने, उन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है जो उनसे सदा जुड़े रहे हैं और अब भी जुड़े रहे हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। तो अब आज का कार्यक्रम यहीं पे इसको रोकते हैं, आगे फिर कार्यक्रम चलते रहेंगे जिसमें हम लोग मिलेंगे दोबारा, आदरणीय डॉक्टर साहब को याद करेंगे। और एक शेर जो उनका माँ के लिए था उसके साथ मैं समापन करूंगा कार्यक्रम का, कि बदन से तेरे आती है मुझे ऐ माँ वही खुशबू, कि बदन से तेरे आती है मुझे ऐ माँ वही खुशबू, जो एक पूजा के दीपक से पिघलते घी से आती है। क्या बात है, क्या पिघलते घी से आती है। वाह। तो ऐसे शेर लिखने के लिए कुंवर बेचैन होना ही जरूरी है, तो वही लिख सकते थे, उन्होंने लिखा। तो हम सब उनको याद कर रहे हैं, याद करते रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ, ये बताते हुए कि हमारे जो मित्र जुड़े हुए थे उनका भी आभार। मधु मधुबन जी, इंदु मिश्रा किरण जी, शकुन मित्तल जी, ऋतु अस्थाना जी, सरिता शर्मा जी, अलका शर्मा जी, श्वेता सिंह उमा जी, और दमयंती शर्मा जी, स्मिता श्रीवास्तव जी, ज्योत्सना सक्सेना जी, राजपाल राज साहब, अंजू शर्मा जी, सीमा कौशिक जी, सीवी शर्मा जी, सावित्री देवी जी,
कृष्ण भारती जी, अन्ना पाटने जी, वस्ता कणपिया जी, दिनेश देवे जी और आज के हमारे मेहमान कलाकार रही अलका शर्मा जी। ये सबको नमन करते हुए आप सबको प्रणाम करते हैं। गुरुवर की यादों को नमन करते हैं, यादों को प्रणाम करते हुए सभी से विदा विदा लेते लेते हैं और आगे जल्दी ही फिर किसी जल्दी कार्यक्रम ही मुलाकात मिलेंगे। होगी। सभी का धन्यवाद, सभी का नमस्कार, परंपरा का बहुत आभार। सभी को बहुत नमस्कार। बहुत और धन्यवाद कार्यक्रम में हिंदू जोड़ने जी के और लिए। हिंदू जी और राज जी, और आप दोनों प्रगीत- का बहुत बहुत आभार कि प्रगीत आपने के माध्यम से हम एक डॉक्टर कुंवर बेचैन को पूरा साकार रूप में महसूस कर लेते हैं। बहुत अरे बिल्कुल ये सही तो बात है। मैं धूल बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन ये आप सबका स्नेह है जी। और आज वंदना जी ने आज कार्यक्रम वंदना रखा जी, है गाजियाबाद में, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा रहेगा कार्यक्रम जी। राज कौशिक जी भाई साहब ने रखा जी, है जी, वो इनको बहुत बहुत कार्यक्रम, शुभकामनाएं। गाजियाबाद के रचनाकारों ने। जी और रात 8 बजे और- मैजिक बैंड पे भी कार्यक्रम है। अच्छा जी, जी, इसमें भी जी। आपकी उपस्थिति है जी। और जी, उसमें भी अखिल भारतीय अखिल सर्वभाषा हाँ हाँ जी, सुरेश हाँ जी। नरोजी नीरव वाले सर को भी के आज कार्यक्रम है। 5 बजे से उनके में भी है कार्यक्रम। आप यानी दोनों का बहुत बहुत आभार। आज जी। आपने पापा जी की आप यादों सबका को, भी पुनः प्रणाम, नमस्कार। यादों के लिए ये कार्यक्रम नमस्कार। रखा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।